ना। तो मेन डायग्नोस्टिक फीचर ऑफ DIC इज प्रेजेंस ऑफ डी डाइमर्स, ठीक है ना। यहाँ पे हम क्या करने वाले थे, प्लेटलेट्स एंड कोआगुलेशन करने वाले थे। पहले नॉर्मल कोआगुलेशन और नॉर्मल जो प्लेटलेट्स के फंक्शंस, उसके बाद हम डी डाइमर्स पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे DIC भी, ठीक है ना। ठीक है ना। तो देखें प्लेटलेट्स एंड कोआगुलेशन सिस्टम, हमें इस जब हम ये पढ़ेंगे ना, जो टॉपिक के अंडर हमें क्या क्या आना चाहिए, हमें ये हम पता होना चाहिए, पता होगा एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर कि एक प्लेटलेट प्लग क्या है, या फिर इसको प्राइमरी प्लेटलेट प्लग कहते हैं, इसको प्राइमरी हीमोस्टेटिक प्लग भी कहते हैं। इसी तरह एक होता है सेकेंडरी हीमोस्टेटिक प्लग या सेकेंडरी प्लेटलेट प्लग, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखें कोआगुलेशन का क्या है, किस तरह होती है, क्या डेफिनेशन इसकी, ठीक है। इसी तरह प्लेटलेट एडिशन क्या होती है, प्लेटलेट एक्टिवेशन क्या होती है, और प्लेटलेट एग्रीगेशन क्या होती है, और क्लॉट क्या होता है, थ्रोम्बस क्या होता है, एम्बोलस क्या होता है, ये सारे हमें मालूम होने चाहिए इस लेक्चर में, ठीक है ना। तो कोआगुलेशन जो होती है ना, सबसे पहले हम देखते हैं कि कोआगुलेशन क्या है, ठीक है, ठीक है ना। तो देखें कोआगुलेशन जो है, कोआगुलेशन इज़ प्रॉपर्टी ऑफ प्लाज्मा, याद रखें, कोआगुलेशन इज़ प्रॉपर्टी ऑफ प्लाज्मा। अगर आपसे कोई कहे कि दिस इज एग्रीगेशन ऑफ प्लेटलेट्स या दिस इज एग्रीगेशन ऑफ आरबीसीज, वो बहुत बड़ा आपने उस पर ऊपर क्रॉस लगा देना है, ठीक है। कोआगुलेशन इज बेसिकली प्रॉपर्टी ऑफ प्लाज्मा, ठीक है ना। तो यानी कि प्लाज्मा अकेले ही कोआगुलेट कर सकता है, यानी कि इसको कोआगुलेशन को प्लेटलेट्स, आरबीसीज और डब्ल्यूबीसीज की ज़रूरत नहीं पड़ती कोआगुलेट होने के लिए, ठीक है ना, ठीक है ना। तो अगर कोआगुलेशन की डेफिनेशन देखें ना, इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच सोल्यूबल फाइब्रिनोजन इज कन्वर्टेड इनटू इनसोल्यूबल फाइब्रिन, ठीक है ना। ये डेफिनेशन है कोआगुलेशन की, ठीक है ना। तो याद रखें ये इस तरह बिल्कुल इधर यहाँ से यहाँ तक जाके बन नहीं जाता, इसमें कैस्केड ऑफ रिएक्शंस होते हैं, ठीक है ना। रिएक्शंस के कैस्केड्स होते हैं, तब जाके सोल्यूबल फाइब्रिनोजन से इनसोल्यूबल फाइब्रिन बनता है। याद रखें जो फाइब्रिनोजन होता है ना, ये दिस इज़ मेड बाय लीवर, ठीक है ना। लीवर ये बनाता रहता है, और ये क्या होता है, ये सोल्यूबल होता है, मेड इन लीवर होता है। और याद रखें हर ड्रॉप ऑफ ब्लड के साथ ये आपको ड्रॉप में आपको फाइब्रिनोजन मिलेगा, ठीक है ना। तो ये कोआगुलेशन में के प्रोसेस में क्या होता है, फाइब्रिनोजन डिफरेंट कैस्केड्स ऑफ रिएक्शंस के बाद जाके किस में कन्वर्ट होता है, इनसोल्यूबल फाइब्रिन में, ठीक है ना। अगेन याद रखें कि जो प्लेटलेट्स हैं, जो नॉर्मली जब भी हम कोआगुलेशन की बात करते हैं तो प्लेटलेट्स याद आ जाते हैं। वो इसलिए कि प्लेटलेट्स क्या करते हैं, कोआगुलेशन में हेल्प करते हैं ये, ठीक है ना। लेकिन कोआगुलेशन इटसेल्फ डज नॉट नेसेसरीली नीड्स प्लेटलेट्स, ठीक है। कोआगुलेशन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ प्लाज्मा, ठीक है, ठीक है ना। अब देखें कि जो वेसल्स होती हैं हमारी वेसल्स, इनमें देखो ब्लड जो होता है लिक्विड फॉर्म में आपको मिलेगा, ठीक है ना। ये देखें, ये अगर कोई वेसल है, इसमें आपको ब्लड लिक्विड फॉर्म में मिलेगा। लेकिन जो अगर आप किसी भी वेसल को इंजर करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे इंजर करते हैं, याद रखें, तो क्या होता है, तो ऐसा होता है कि इसी कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द ब्लड में से ही ऐसी चीज़ें आती हैं जो आके इस एरिया को प्लग कर जाती हैं, ठीक है ना। इसमें कोई बाहर से कोई चीज़ ऐड नहीं होती, ये खास प्रॉपर्टी हमारे ब्लड और हमारे CVS की, ठीक है ना। आप अंदाज़ा करें कि नेचर ने कितना खूबसूरत बनाया हुआ है इसको, कि नॉर्मली इसको ब्लड को लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में। लेकिन जैसे ही आप इंजर करते हैं, किसी भी पंक्चर करते हैं किसी वेसल को, तो यहाँ इसी लिक्विड से ही ऐसी चीज़ें जो सोल्यूबल फॉर्म में जो मौजूद होती हैं वो इनसोल्यूबल फॉर्म में आती हैं और इस एरिया को प्लग कर देती हैं और ब्लीडिंग को रोकती हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। तो अब देखें कि यहाँ से हमें दो कंसेप्ट बनाने चाहिए, ठीक है ना। एक कंसेप्ट ये है कि अगर एक हेल्दी इंडिविजुअल है, हेल्दी सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड को कैसे लिक्विड फॉर्म में रखा जाता है, एक पॉइंट। और दूसरा आइडिया हमें यहाँ से कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा कि अगर कोई इंजरी होती है तो इसी ब्लड से सेमी सॉलिड जो सब्सटेंसेस कैसे डिराइव किए जाते हैं एक इंजर्ड वेसल में, ठीक है ना। तो ये दो कंसेप्ट्स क्लियर करने पड़ेंगे हमें, ठीक है ना। तो देखें कि पहले हम देखेंगे कि हमारी हेल्दी जो CVS में लिक्विड फॉर्म में ब्लड कैसे रहता है, ठीक है ना। और देखें कि इस लिक्विड फॉर्म में ब्लड कैसे रहता है, और यानी कि क्लॉट्स की जो प्रिवेंशन के क्लॉट बनने से कैसे जो नॉर्मल सर्कुलेटरी सिस्टम में रोका जाता है क्लॉट्स को। ये फॉर एग्जांपल अगर हमारा ये ब्लड वेसल है, इसमें अगर क्लॉट बन गया नॉर्मली तो बंदा तो गया, ठीक है ना। तो ये क्लॉट बनने से रोका जाता है हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में, एक खास प्रॉपर्टी है। तो हम इसको देखते हैं ये होता कैसे है, ठीक है ना। तो इसके लिए देखें हम एक वेसल लेते हैं, यहाँ पे ये देखें वेसल, उसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गए और ये एंडोथेलियल सेल्स हो गए, ठीक है ना, इधर भी और इधर भी, ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं कि ये हमारा जो CVS है ब्लड को कैसे लिक्विड फॉर्म में रखता है। याद रखें पहले साइंटिस्ट क्या कहते थे, हमारे डॉक्टर्स के
इस जगह को सिर्फ एक वॉल समझते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी इसको हम बायोलॉजिकली एक्टिव सब्सटेंसेस समझते हैं, ठीक है ना। याद रखें, ये जो एपिथेलियम है हमारी, ये बायोलॉजिकली एक्टिव टिश्यू है। ये ऐसी चीज़ें सिक्रेट करती है और ऐसे मैकेनिज़म्स हैं इसमें कि ये हेल्प करती है कि अंदर जो ब्लड है इसको लिक्विड फॉर्म में रख सके, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल प्लेटलेट्स कैन सिक्रेट, क्या सिक्रेट कर सकते हैं ये? नाइट्रिक ऑक्साइड सिक्रेट करते हैं प्लेटलेट्स, सॉरी एंडोथेलियल सेल्स सिक्रेट क्या कर सकते हैं? प्रोस्टाग्लैंडिन I2, इसको प्रोस्टासाइक्लिन बोलते हैं। प्रोस्टासाइक्लिन याद है, इसको हम प्रोस्टासाइक्लिन बोलते हैं, ठीक है ना। इसी तरह ADP फॉस्फेटेजेस हम सिक्रेट करते हैं हमारे एंडोथेलियल सेल्स। ये तीनों के तीनों एजेंट्स इनको हम क्या कहते हैं? ठीक है ना, ये एंटी प्लेटलेट एजेंट्स इनको हम बोलते हैं, ठीक है। याद रखें, ये बाहर सिक्रेट नहीं हो रहे हैं, ये यहाँ से अंदर सिक्रेट हो रहे हैं। यहाँ अंदर जगह कम है, इसलिए मैंने इनको बाहर लेके आया हूँ, ठीक है ना। ठीक है ना, वो कैसे करते हैं? फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे प्लेटलेट आए, ठीक है ना, इस जगह में प्लेटलेट आए, फॉर एग्जांपल हम कोई नहीं बनाते हैं, ये वेसल में अगर प्लेटलेट आता है ना, यहाँ पे ये प्लेटलेट जब इधर लगने के लिए आता है एंडोथेलियल सरफेस पे, तो नाइट्रिक ऑक्साइड इसके प्लेटलेट्स के लगने के लिए लाजमी है कि इसके ऊपर जो रिसेप्टर्स हैं वो एक्टिव स्टेट में हों, ठीक है ना। प्लेटलेट्स के एज ऊपर जो रिसेप्टर्स हैं, लेकिन हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड जब इसके साथ लगता है तो इनको इस रिसेप्टर्स को इनएक्टिवेट करता है। इसी तरह प्रोस्टाग्लैंडिन I2 जब प्रोस्टासाइक्लिन जब इनके साथ लगता है तो इन रिसेप्टर्स को इनएक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से प्लेटलेट लग नहीं पाता और ब्लड में रहता है, ठीक है ना, ठीक है ना। इसी तरह ADP फॉस्फेटेज जो है, ADP जो है ना, ADP एडिनोसिन डाइफॉस्फेट ADP, वो फेवर करता है कि प्लेटलेट को यहाँ पे एंडोथेलियम के साथ लगे, ठीक है ना। यानी कि इसकी वजह से प्लेटलेट एंडोथेलियम के साथ लग सकता है, एक फेवरेबल एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है ये, ठीक है ना। लेकिन हमारे पास क्या है? एंडोथेलियम क्या सिक्रेट करती है? ADP फॉस्फेटेज क्या करता है? इस एंजाइम को इनहिबिट करता है, ठीक है ना। ये ADP इस एंजाइम को इनहिबिट करता है, जिसकी वजह से फिर मजीद प्लेटलेट के एंडोथेलियम के साथ लगने के चांसेस कम होते हैं। तो इसीलिए हम इनको, इन तीनों चीज़ों को क्या कहते हैं? एंटी प्लेटलेट एजेंट्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये दीज आर नॉर्मली प्रोड्यूस बाय कौन? एंडोथेलियल सेल्स, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब जो भी हमारी हेल्दी एंडोथेलियम होती है ना, वो प्लेटलेट की अटैचमेंट को पसंद नहीं करती, यानी कि एंडोथेलियल लाइनिंग के साथ प्लेटलेट की अटैचमेंट को पसंद नहीं करती, ठीक है ना। क्यों? इसलिए वो ये चीज़ें सिक्रेट करती हैं, एंटी प्लेटलेट एजेंट्स, जिसकी वजह से प्लेटलेट दूर रहता है, ठीक है ना। तो ये तो एक मैकेनिज्म था, ठीक है। दूसरी बात ये कि जो प्लेटलेट्स है ना, ये प्लेटलेट्स ये बाहर जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है ना, इस जगह में इसके साथ अटैच होने के लिए पसंद करती हैं, ठीक है ना। ये एकदम इसके साथ लगने की कोशिश में होती है, ठीक है ना। लेकिन हमारे पास जो एंडोथेलियम होती है ना, वो एक ऐसा बैरियर होता है, देखिए साफ किस्म का बैरियर होता है एंडोथेलियम, वो प्लेटलेट को और साथ में फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है ना, प्लेटलेट को फिर बाहर आने नहीं देता, ठीक है ना। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के साथ मिल के, ठीक है ना, मिलने नहीं देता, ठीक है। तो ये एक अलग जो फिजिकल बैरियर भी है हमारी, कौन? एंडोथेलियम, ठीक है ना। तो ये दोनों मैकेनिज्म्स, एक ये हो गया एंटी प्लेटलेट एजेंट्स, और दूसरा ये कि बैरियर, फिजिकल बैरियर प्लेटलेट्स जो एंडोथेलियल बैरियर और फिर नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन का बैरियर की वजह से प्लेटलेट अटैच नहीं हो पाता, ठीक है ना। और प्लेटलेट कैसा रहता है? स्लीपी रहता है, ठीक है ना। याद रखें, प्लेटलेट्स देखें, प्लेटलेट्स आर साइटोप्लाज्म, मेम्ब्रेन बोन्ड साइटोप्लाज्म, इसमें कोई न्यूक्लियस नहीं होता प्लेटलेट में, ठीक है ना। इस तरह के पार्टिकल्स होते हैं, ये अंदर सारा साइटोप्लाज्म होता है और विदाउट एनी न्यूक्लियस होता है, ठीक है ना। क्या है कि प्लेटलेट्स आर मेम्ब्रेन बोन्ड साइटोप्लाज्म विदाउट एनी न्यूक्लियस, ठीक है ना। व्हेन दे आर एक्टिवेटेड दे कैन गो अंडर, मतलब जब वो एक्टिवेट होते हैं तो क्या करते हैं? वो प्लेटलेट प्लग बनाते हैं, ठीक है ना। तो ये ऐसे, ठीक है ना, डेफिनेशन ऑफ द न्यूक्लियर जो है प्लेटलेट्स है, ठीक है ना। दूसरा ये कि एक हेल्दी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में प्लेटलेट्स आर केप्ट इनहिबिटेड, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, ठीक है ना। ये देखें, ये सोया हुआ इनहिबिटेड है, ठीक है ना। अगर नॉर्मल प्लेटलेट काउंट की बात करें तो 150,000 से लेके 400,000 पर मिलीमीटर क्यूब ये होते हैं प्लेटलेट्स, ठीक है ना। इसी तरह अगर साइज़ देखा जाए प्लेटलेट्स का, तो ये 2 to 3 माइक्रोन्स होता है, ठीक है ना, इनका साइज़,
है ना। ये बहुत छोटे होते हैं आरबीसी से। आरबीसी का अगर देखा जाए ना तो 7 to 8 माइक्रोन्स इसका साइज़ होता है, ठीक है ना। तो कैसे आप याद रखेंगे कि आप एक आरबीसी के अंदर 3 प्लेटलेट्स डाल सकते हैं, ठीक है ना। एक आरबीसी के अंदर 3 प्लेटलेट्स डाल सकते हैं, ठीक है ना। इसी तरह जो लाइफ स्पैन है उसका प्लेटलेट्स का लाइफ स्पान भी 8 to 10 डेज़ है, ठीक है ना। याद रखें 8 to 10 डेज़ लाइफ स्पान, और जो है क्या है, और 2 to 3 डेज़ इसका क्या है साइज़ है, ठीक है ना। 2 to 3 माइक्रोन्स इसका साइज़ है, ठीक है ना। इसके अलावा देखें कि जो 8 to 10 डेज प्लेटलेट्स का लाइफ स्पान है, लेकिन ये जो क्या कहते हैं, ये हर रोज़ जो है ना थाउजेंड्स ऑफ माइक्रो पंक्चर्स डेवलप होते हैं ये नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल में, ठीक है ना। ये सारे के सारे प्लेटलेट्स इनको ठीक करने में जुड़े रहते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। अब देखिए हमने क्या कहा, एक पॉइंट तो ये हो गया कि हमारी जो प्लेटलेट्स हैं इनको हमारी एंडोथेलियम जो है ये दूर दूर रखती है, इनको डीएक्टिवेटेड रखती है, ठीक है ना। ये देखें इनएक्टिवेटेड रखती है। दूसरा पॉइंट क्या है, ये तो एक पॉइंट था, ठीक है, इसको हम ए कहते हैं। दूसरा पॉइंट इसको हम बी कहेंगे कि ये है कि जो हमारी एंडोथेलियम है ना, ये कोआगुलेशन सिस्टम को भी अंडर चेक रखती है, ठीक है ना। यानी कि ये कभी भी अपने करीब उसको एक्टिवेटेड क्लॉटिंग फैक्टर्स को आने नहीं देती। एक्टिवेटेड क्लॉटिंग फैक्टर्स को ये अपने पास जिस तरह प्लेटलेट्स को आने नहीं देती, इसी तरह क्लॉटिंग फैक्टर्स को भी यहाँ पे आने नहीं देती, ठीक है ना, ठीक है ना। तो देखें एक्टिवेटेड जो कोआगुलेशन फैक्टर्स हैं हम ऐसे बना सकते हैं खुशी से, ये देखें ये इनको भी करीब आने नहीं देती, ठीक है ना, कोआगुलेशन फैक्टर्स को, ठीक है ना। यहाँ पे ये प्रोसेस इनको भी ये दूर रखती है, ठीक है, ठीक है ना। तो ये ए हो गया, और ये बी में क्या है कि ये एंडोथेलियम हमारी जो क्लॉटिंग फैक्टर्स की जो कंसंट्रेशन है ना इसको बहुत ही कम रखती है, इनको अपने से दूर रखती है। ये कैसे करती है, ठीक है ना। तो ये देखते हैं ये हम यहाँ बनाएंगे, ठीक है ना। तो एक पॉइंट पे हमने तो बनाया कि प्लेटलेट को कैसे दूर रखती है। दूसरा ये कि ये देखें जो हमारी एंडोथेलियम है ये सिक्रेट करती है हेपरान सल्फेट मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। हेपरान सल्फेट सिक्रेट करती है, ठीक है ना। हेपरान सल्फेट मीन्स हेपरिन लाइक मॉलिक्यूल है ये, ठीक है ना, हेपरिन लाइक मॉलिक्यूल, ठीक है ना। अब इसके ऊपर क्या होता है, इसके ऊपर अगर इस जगह में ऐसे करके हम बना दें तो इसके ऊपर स्टिक करना पसंद करता है। कौन स्टिक करना पसंद करता है, एंटीथ्रोम्बिन 3 आके इसके ऊपर लगना पसंद करता है, ठीक है ना, एंटीथ्रोम्बिन 3, ठीक है। ये कौन है, एंटीथ्रोम्बिन 3, ठीक है ना, ठीक है ना। अब जैसे ही एंटीथ्रोम्बिन 3 यहाँ पे टच होती है हेपरान लाइक मॉलिक्यूल यानी कि हेपरान सल्फेट के साथ, तो ये एंटीथ्रोम्बिन 3 क्या करती है पता है, ये इसके पास एक इस तरह की, ठीक है ना, मैकेनिज्म्स होते हैं आरी टाइप। ये क्या करती है, ये करती है हमारे जो थ्रोम्बिन मॉलिक्यूल्स है ना, थ्रोम्बिन मॉलिक्यूल्स उनको ये टुकड़े टुकड़े कर देती है, ठीक है ना। ये देखें एंटीथ्रोम्बिन, इसीलिए तो इसको एंटीथ्रोम्बिन 3 कहते हैं। ये थ्रोम्बिन को काट के ख़त्म कर देती है, ठीक है ना। तो क्या हुआ कि हमारी जो हेल्दी एंडोथेलियम ने क्या किया, सिक्रेट किया हेपरान सल्फेट, ठीक है ना। हेपरान सल्फेट के साथ आ गया एंटीथ्रोम्बिन 3 मॉलिक्यूल आ गया। एंटीथ्रोम्बिन 3 जब आया इसके साथ अटैच हुआ तो ये एक्टिव हो गया। एक्टिव होने के बाद इसने क्या किया, थ्रोम्बिन को कट करना शुरू कर दिया। याद रखें थ्रोम्बिन क्या है, थ्रोम्बिन एक एक्टिव क्लॉटिंग फैक्टर है। हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि हमारी हेल्दी जो एंडोथेलियम है क्लॉटिंग फैक्टर्स को भी करीब आने नहीं देती। वो सारा मैकेनिज्म यही है। देखें ये एक्टिव क्लॉटिंग फैक्टर है थ्रोम्बिन, और यही थ्रोम्बिन क्या करता है, ये कोआगुलेशन को प्रोपगेट करता है, ठीक है ना। यानी कि थ्रोम्बिन कोआगुलेशन को सपोर्ट करता है, ठीक है ना। तो इसको ये काटना शुरू कर देता है कौन, एंटीथ्रोम्बिन 3। यही फंक्शन है हमारी जो एंडोथेलियम का, ठीक है ना, जो बी फंक्शन हमने बताया, ठीक है ना। ये नेचुरल मैकेनिज्म है। फॉर एग्जांपल ये देखें यहाँ पे इंजरी है, यहाँ पे आपकी क्या हो रही है, कोआगुलेशन हो रही है, तो ठीक है, ये जब यहाँ तक बात तो सही चल रही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जब थोड़ा सा थ्रोम्बिन यहाँ से उठ के जब यहाँ आ रहा है हेल्दी एंडोथेलियम की तरफ, तो यहाँ पे है क्या ख्याल है आपका कि इधर कोआगुलेशन होनी चाहिए, यहाँ तो कुछ भी इंजरी नहीं है, कोआगुलेशन नहीं होनी चाहिए ना। इसलिए हमारी हेल्दी एंडोथेलियम क्या करती है, हेपरान सल्फेट के ऊपर फिर एंटीथ्रोम्बिन 3 लगा के एक्टिवेटेड एंटीथ्रोम्बिन 3 यहाँ से आए हुए थ्रोम्बिन को कट करने लग जाता है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये तो था एक पॉइंट, ठीक है। इसके अलावा याद रखें कि हमारा जो ये एंटीथ्रोम्बिन 3 है ये एक्टिवेटेड फैक्टर नंबर 10 को भी चबा के ख़त्म कर देता है, ठीक है ना। फैक्टर नंबर 10 एक्टिवेटेड को भी ये चबाता है, न सिर्फ थ्रोम्बिन को बल्कि एक्टिवेटेड फैक्टर नंबर 10A को भी ये एंटीथ्रोम्बिन 3 कट कर लेता है, ठीक है। कट कर लेता है मतलब डीएक्टिवेट करता है, ठीक है ना। न सिर्फ 10A बल्कि ये एक्टिवेटेड फैक्टर नंबर 9 को भी ये डिस्ट्रॉय करता है। तो हमारा ये देखें एंटीथ्रोम्बिन 3 को फिर हमें इस तरह करना चाहिए कि यहाँ तक इसका वो लेके आना चाहिए पावर, ठीक है। ये देखें
इसी को तो एक्टिवेटेड क्या कहते हैं, एंटीथ्रोम्बिन 3, ठीक है, एंटीथ्रोम्बिन 3। तो ठीक है ना, तो ये तो था एक तरीका थ्रू हेपरान सल्फेट, ठीक है ना, क्लॉटिंग फैक्टर्स को दूर रखने का। दूसरा तरीका क्या है, इसी बी के अंदर हम करेंगे दूसरा तरीका, एक हेपरान सल्फेट के ज़रिए और एक थ्रोम्बोमोडुलिन कहते हैं इसको, ठीक है ना। दूसरा तरीका ये है कि ये देखें इसके ऊपर होता है एंडोथेलियल सेल दे एक्सप्रेस थ्रोम्बोमोडुलिन, ठीक है ना। थ्रोम्बोमोडुलिन क्या होता है, अब थ्रोम्बोमोडुलिन एक ऐसा मॉलिक्यूल होता है जिसके ऊपर क्या लगता है, आगे थ्रोम्बिन लगता है, ये हमने बनाया था ना थ्रोम्बिन, ये देखें थ्रोम्बिन लगता है ना, जैसे ही जब थ्रोम्बिन इसके ऊपर लगता है ना, तो नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि थ्रोम्बिन जो है एक एक्टिव क्लोटिंग फैक्टर है और ये क्या करता है, प्रोपेगेट करता है कोआगुलेशन को, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही इस मॉलिक्यूल के साथ लगता है, ये थ्रोम्बोमोडुलिन के साथ लगता है, तो थ्रोम्बिन की प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं, ठीक है ना। इसीलिए इसको थ्रोम्बोमोडुलिन, इट मॉड्यूलेट्स द फंक्शंस ऑफ थ्रोम्बिन है, ठीक है ना। इसी तरह फिर क्या होता है, ठीक है ना, तो थ्रोम्बोमोडुलिन के साथ थ्रोम्बिन लगता है, ये मॉड्यूलेटेड थ्रोम्बिन है ना, क्या करता है, ये एक्टिवेट करता है किसको, प्रोटीन सी को, ये करता है प्रोटीन सी को एक्टिवेट, प्रोटीन सी, ये प्रोटीन क्या करता है पता है, प्रोटीन सी याद है ना, प्रोटीन CNS, ये वही प्रोटीन, ये प्रोटीन सी क्या करता है, ठीक है ना, प्रोटीन सी क्या करता है, फिर डाइजेस्ट करता है किसको, एक्टिवेटेड फैक्टर 5 को, ठीक है ना, एक्टिवेटेड फैक्टर 5 को, 5A एक्टिवेटेड को, और 8A एक्टिवेटेड फैक्टर्स को ये हड़प कर जाता है सी, ठीक है ना, यानी कि 5 और 8 एक्टिवेटेड को प्रोटीन सी हड़प कर जाता है। प्रोटीन सी को एक्टिवेट कौन करता है, थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन कब के क्या करेगा एक्टिवेट, जब थ्रोम्बिन थ्रोम्बोमोडुलिन के साथ लगेगा, तो थ्रोम्बोमोडुलिन इज एक्सप्रेस बाय फिर वही हमारे एंडोथेलियल सेल्स, इसीलिए हम एंडोथेलियल सेल्स को एक्टिव बायोलॉजिकल टिश्यू बोलते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। तो अंदाज़ा करें कि आप जब थ्रोम्बिन इसके साथ बाइंड करता है थ्रोम्बोमोडुलिन के साथ, नॉर्मली थ्रोम्बिन प्रोकोआगुलेंट होता है, हमने बताया आपको, लेकिन जब इसके साथ बाइंड होता है ना, तो ये एंटी कोआगुलेंट होता है। तो कितने मैकेनिज्म हो गए टोटल हमारे पास हेल्दी एंडोथेलियम के, ये देखें हेल्दी एंडोथेलियम नंबर 1, ये तो एक तो ये सिक्रेट करती है प्रोडक्ट्स, एक मैकेनिज्म इसका नाइट्रिक ऑक्साइड सिक्रेट करेगी, इसी तरह क्या करेगी, जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स I2 स्पेशली प्रोस्टासाइक्लिन वगैरह और ADP डिफॉस्फेटेज, ठीक है, ये सिक्रेट करेगी। ये क्या करेंगे, ये करेंगे जो हमारे जो प्लेटलेट्स है ना, इनको दूर रखेंगे, ठीक है ना, टू कीप्स अवे प्लेटलेट्स, ठीक है। अच्छा, दूसरा पॉइंट, कीप्स अवे क्लोटिंग फैक्टर्स, क्या है, क्लोटिंग फैक्टर्स को फिर कैसे करेगी, बी में या तो ये हेपरान सल्फेट एक्सप्रेस करती है, ठीक है ना, और हेपरान सल्फेट कैसे करता है ये हमने आपको बता दिया। फिर थ्रोम्बोमोडुलिन एक्सप्रेस करती है, ठीक है ना, जो कि थ्रोम्बोस को मॉड्यूलेट करता है थ्रोम्बिन को, और वो फिर एंटी कोआगुलेंट प्रॉपर्टीज शो करता है, ठीक है। हेपरान सल्फेट फिर क्या, एंटी थ्रोम्बिन 3 के थ्रू हमारे क्लोटिंग फैक्टर्स को हजम कर जाता है। तो यहाँ पर दो हमारे पास कटर हैं, ठीक है ना, व्यू पॉइंट पे हमारा एक तो ए है जिसमें हमने एपिथेलियम को हमने दूर रखा, सॉरी जो प्लेटलेट्स को दूर रखा, दूसरा हमने ये क्लोटिंग फैक्टर्स को दूर रखा, और दो बी में क्लोटिंग फैक्टर्स को दूर रखा, ठीक है ना। बी में हमारे पास एक है हमारे पास हेपरान सल्फेट, जिसकी ये बहुत बड़ा कटर ये बना देता है, जिसको हम एंटीथ्रोम्बिन 3 बोलते हैं, और दूसरा कटर कौन बनाता है, हमारा थ्रोम्बस और थ्रोम्बोमोडुलिन मिलके दूसरा कटर बनाते हैं, इसको प्रोटीन सी बोलते हैं, ठीक है ना। दोनों में 3 है, याद रखें। ये देखें इनकी प्रॉपर्टी क्या है, ये देखें ABC और 3, ये आपने निमोनिक याद रखना है, ठीक है ना। ये 3 जो है ना, 5 और 3 8, इनको खा जाता है, और जो एंटीथ्रोम्बिन 3 है, ये थ्रोम्बिन नाम से पता चलता है, इधर थ्रोम्बिन होगा, और इसका 10 एक्टिवेटेड और 9 एक्टिवेटेड ये, ठीक है ना, ये खा जाते हैं, ठीक है ना, खा जाते हैं मतलब डीएक्टिवेट करते हैं, ठीक है ना। अब एंडोथेलियम कहती है कि ये काफ़ी नहीं है, ठीक है ना, एंडोथेलियम कहती है कि ये काफ़ी नहीं है, मतलब प्लेटलेट्स को दूर रखना काफ़ी नहीं है, और क्लोटिंग फैक्टर्स को तबाह करना काफ़ी नहीं है। तो एंडोथेलियम क्या करती है, और भी कुछ करना चाहती है और करती भी है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल आसपास कहीं क्लोटिंग हो रही है, वहाँ से अगर कोई फाइब्रिन उड़ के इस जगह में आ जाए, तो ये एंडोथेलियम पे वो तो क्लॉट करेगा, इसलिए एंडोथेलियम को ये बर्दाश्त नहीं है, इसलिए एंडोथेलियम क्या करती है, फिर एंडोथेलियम टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर को ये स्टिमुलेट रिलीज़ करती है, ये रिलीज़ करती है। जब ये हथौड़े की तरह ये देखें फाइब्रिन आता है, तो इसको मार के फाइब्रिन को दूर उड़ाता है, ठीक है ना। अब ये प्रोसेस करता कैसे है ये मैं आपको बताता हूँ अभी, ठीक है ना। तो नॉर्मल हेल्दी एंडोथेलियम क्या बनाती है, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, ठीक है ना। ये होता क्या है, ये देखें यहाँ पे ये तीसरा कटर बनाता है, ये देखें ये हमारा एंडोथेलियम, ये हमारा क्या है, ये टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, ठीक है ना। ये देखें
ये टिश्यू TPA है, ठीक है ना, ये TPA, ठीक है। जब TPA क्या करता है, लीवर से आए हुए प्लाज्मिनोजन को, लीवर से आए हुए प्लाज्मिनोजन को ये एक डेंजरस तो खैर नहीं, लेकिन प्लाज्मिन में कन्वर्ट करता है। ये डेंजरस मतलब इन द सेंस कि ये फाइब्रिन के लिए डेंजरस है। ये प्लाज्मिन क्या करता है, ये तीसरा कटर है हमारा यहाँ पे, ठीक है ना, तीसरा कटर है, याद रखें। पहला कटर क्या था हमारे पास, एंटीथ्रोम्बिन 3। दूसरा कटर क्या था, प्रोटीन C। तीसरा क्या है हमारे पास, प्लाज्मिन। प्लाज्मिन का कट करता है, किसको कट करता है पता है, प्लाज्मिन कट करता है फाइब्रिन को इसको यहाँ पे लगाओ F, फाइब्रिन को कन्वर्ट करता है, कट करके क्या करता है नीचे फाइब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स में लाके डंप करता है, ठीक है ना। ये देखें, इनको फाइब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स में ला रहा है कौन, ट्रांसमिनोजन TPA एक्टिवेटेड जो है ना प्लाज्मिन, ठीक है ना, ठीक है ना। याद रखें कि हमारी हेल्दी एंडोथेलियम जो है वो इट हैज़ अ पावर टू डिस्ट्रॉय क्या, फाइब्रिन, ठीक है ना। याद रखें कि ये प्रोड्यूस करती है टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। ये फिर क्या करता है, प्लाज्मिनोजन को कन्वर्ट करता है प्लाज्मिन में। प्लाज्मिन इज एन एंजाइम, याद रखें ये प्रोटीन है हमारी, लिवर से आ रही होती है, ठीक है ना। इसको फिर इसमें कन्वर्ट करता है प्लाज्मिन में। प्लाज्मिन ये वो कटर है, ये एंजाइम वो कटर है जो फाइब्रिन को कट करके फाइब्रिन डिराइव्ड या फिर डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स में, फाइब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करता है। तो हमारे पास 3 यहाँ पे बड़े बड़े कटर्स, बिल्डोजर्स हैं, ठीक है। यहाँ पे एक छोटा सा निमोनिक बनाते हैं, देखें हमारे पास 3 कटर्स हैं, ठीक है ना। एक एंटीथ्रोम्बिन 3 है, इसको हम 3 लिखेंगे, और दूसरा प्रोटीन C है, C लिखेंगे, देखें 3 और C, ठीक है। इसी तरह P है तो 3CP, ठीक है ना, 3CP है हमारे पास 3 कटर्स हैं। अब देखते हैं कि 3 किसको कट करेगा, C किसको कट करेगा, P किसको कट करेगा, इसको निमोनिक में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले देखें 3, अगर 3 की बात करें, एंटीथ्रोम्बिन 3 है, ठीक है ना। 3 किसको कट करता है, इसको आपने याद रखना है कैसे, इसको याद रखेंगे आप T10 और 9, ठीक है। T है ना एंटीथ्रोम्बिन T, ये थ्रोम्बिन को, और T फॉर 10 एक्टिवेटेड 10 को, और 9, ठीक है, एक्टिवेटेड 9 को, ठीक है ना। इसको कैसे याद रखेंगे आप, TXN भी कह सकते हैं आप, ठीक है ना। इसको T मतलब थ्रोम्बिन, X मतलब 10 और N से 9, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देखें हमारे पास जो प्रोटीन C है, प्रोटीन C कौन किसको कट करता है, इसको आप 85 याद रखें, फैक्टर एक्टिवेटेड 8 और फैक्टर 8, ठीक है ना। 85 नहीं बोलते हैं, 85, ठीक है ना, 85। इसी तरह मैं प्लाज्मिन तो बहुत इजी है, ये फाइब्रिन को कट करके फाइब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करता है, ठीक है ना। तो हमारे पास 3 कटर्स हैं, 3CP, ठीक है ना। तो ये वो मैकेनिज़म्स हैं कि जिनके थ्रू A, B और C, ठीक है ना, जिनके थ्रू हमारी जो एंडोथीलियम है, नॉर्मल हेल्दी एंडोथीलियम है, वो CVS की, एक नॉर्मल CVS की नॉर्मल हेल्दी एंडोथीलियम ब्लड को लिक्विड फॉर्म में रखने के लिए इस्तेमाल करती है, ठीक है ना। तो ये वो मैकेनिज़म्स हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। तो अब ये जो मैकेनिज़म्स से नॉर्मली फंक्शन कर रहे होते हैं फ्लूइड को, ब्लड को लिक्विड फॉर्म में रखने के लिए, लेकिन जब कोई इंजरी होती है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे इंजरी होती है तो कोआगुलेशन हो जाएगी, ठीक है ना। कोआगुलेशन कैसे होगी ये अभी हम देखते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। अब हम करते हैं इंजरी, ठीक है ना, इंजरी करते हैं एंडोथीलियल सेल्स में, ठीक है ना। ये देखें यहाँ पे अगर हम इंजरी करें, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन बनाएं, उसके बाद यहाँ से अंदर हम क्या बनाएं, एंडोथीलियल सेल्स बनाएं, ठीक है ना। ये देखें एंडोथीलियल सेल्स बनाएं, ठीक है ना। ये एंडोथीलियल सेल्स जो है ना अब इंजर्ड है, इस जगह में इंजरी हुई पड़ी है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल इसी जगह में, ठीक है ना, इंजरी है। तो याद रखें हेल्दी एंडोथीलियम इज एंटी थ्रोम्बोटिक एंड एंटी कोआगुलेंट, याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। हेल्दी एंडोथीलियम इज एंटी थ्रोम्बोटिक, यानी कि प्लेटलेट को करीब आने नहीं देती, क्लॉटिंग फैक्टर्स को करीब आने नहीं देती, ठीक है ना, एंटी थ्रोम्बोटिक एंड एंटी कोआगुलेंट। लेकिन इंजर्ड एंडोथीलियम इज इसका ऑपोजिट है, ठीक है ना, ठीक है ना। अब एंडोथीलियल सेल्स को इंजरी कौन कौन करा सकता है, एंडोथीलियल सेल्स को, ये याद रखें। न सिर्फ हम तो समझते हैं ना कि बस IV कैनोला लगाया तो एंडोथीलियल इंजरी हो गई, लेकिन ऐसा नहीं है। दूसरा ट्रॉमा हो गया, ड्रग्स हो गए, थर्मल इंजरी, रेडिएशन इंजरी, साइटोकाइंस, एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स, ये सारे कॉज करते हैं एंडोथीलियल इंजरी, ठीक है ना, याद रखें, ठीक है ना। अब देखें सोर्स ऑफ इंजरी जो भी हो, लेकिन जब इंजरी होती है ना तो होता क्या है, यहाँ पे जो ब्लड के कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं ना वो सेमी सॉलिड मास बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इधर आके वो ऐसे जमा हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये होता कैसे है ये हमने सबसे पहले देखना है। तो द फर्स्ट एंड इन फर्स्ट मोस्ट रेस्पॉन्स टू इंजरीज वेजो कंस्ट्रिक्शन, ठीक है ना। सबसे पहले क्या होती है, वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है, लेकिन ये वेजो कंस्ट्रिक्शन भी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए, DOT ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए होती है, ठीक है ना। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले वेजो कंस्ट्रिक्शन, याद रखें,
ठीक है ना। तो अब वेजो कंस्ट्रिक्शन होती कैसे है, ठीक है ना। वेजो कंस्ट्रिक्शन सबसे पहले ये देखें, यहाँ पे लोकल जब इंजरी होती है ना इस जगह में, लोकल जो न्यूरॉन्स होते हैं ना ये रिलीज़ करते हैं वेजो कंस्ट्रिक्टर्स, जिसके नतीजे में वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है। इसको क्या कहते हैं, न्यूरोजेनिक रिफ्लेक्स वेजो कंस्ट्रिक्शन। अच्छा, दूसरी वेजो कंस्ट्रिक्शन कैसे होती है, मायोजेनिक होती है। मायोजेनिक रिफ्लेक्स वेजो कंस्ट्रिक्शन जो स्मूथ मसल्स होते हैं ना वो कंट्रैक्ट करते हैं, यहाँ के जब कंट्रैक्ट करते हैं ना तो फिर वो कंस्ट्रिक्शन हो जाती है, ठीक है ना। इसी तरह नंबर तीसरी मैकेनिज्म ऑफ वेजो कंस्ट्रिक्शन क्या है, ए बी सी। तीसरा मैकेनिज्म ऑफ वेजो कंस्ट्रिक्शन ये है एंडोथीलियल सेल्स। एंडोथीलियल सेल्स खुद ऐसे वेजो कंस्ट्रिक्टर्स, हमने पहले पढ़ा था ना कि एंडोथीलियल सेल्स नाइट्रिक वेजोडाइलेटर सिक्रेट करते हैं, ठीक है ना। लेकिन इंजरी के केस में एंडोथीलियल सेल्स वेजो कंस्ट्रिक्टर भी सिक्रेट करते हैं, ठीक है ना। वेजोडाइलेटर्स कौन कौन से, नाइट्रिक ऑक्साइड पहले सिक्रेट किया, प्रोस्टाग्लैंडीन। प्रोस्टाग्लैंडीन आई को हम प्रोस्टासाइक्लिन भी कहते हैं, लेकिन एज निमोनिक हमने क्या कहा था इनको, प्लेटलेट गैदरिंग इनहिबिटर्स। याद है, ये प्रोस्टाग्लैंडीन्स आर स्पेशल काइंड ऑफ प्रोस्टाग्लैंडीन्स, ये प्लेटलेट गैदरिंग इनहिबिटर्स हैं, ठीक है। ये इवन नाइट्रिक ऑक्साइड इज ऑल्सो प्लेटलेट गैदरिंग इनहिबिटर। दोनों को एनजे ने इनको क्या कहा है, प्लेटलेट गैदरिंग इनहिबिटर कहा है, ठीक है, नॉर्मली, ठीक है ना। लेकिन जब इंजरी होती है तो वेजो कंस्ट्रिक्शन और वेजो कंस्ट्रिक्टर सिक्रेट करते हैं कौन, हमारे एंडोथीलियल सेल्स, ठीक है, ठीक है ना। तो होता क्या है, ये देखें, ये नाइट्रिक ऑक्साइड और प्लेटलेट प्रोस्टासाइक्लिन्स, ये जो है ना ये देखें हमारी एंडोथीलियम है, ठीक है। एंडोथीलियम से जब निकल के ये लुमेन में जाते हैं ना, ठीक है ना, ये लुमेन है, तो ये क्या रोल प्ले करते हैं, प्लेटलेट गैदरिंग इनहिबिटर वाला रोल प्ले करते हैं, ठीक है ना। प्रोस्टासाइक्लिन्स एंड नाइट्रिक ऑक्साइड्स, ये निमोनिक है। अच्छा, ये निमोनिक है, प्लेटलेट गैदरिंग इनहिबिटर वाला। लेकिन जैसे ये यहाँ आते हैं ना एक्स्ट्रा सेलुलर उसमें, तो ये स्मूथ मसल को रिलैक्स करते हैं और वेजोडाइलेट कराते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये होता है नॉर्मल कंडीशंस में, ठीक है ना। अब इंजरी के केस में एंडोथीलियल सेल्स हमारे वेजो कंस्ट्रिक्टर सिक्रेट करते हैं, जिसकी वजह से क्या होती है, वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाती है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो इंजरी के केस में क्या होता है, ये वेजो कंस्ट्रिक्ट करते हैं। वेजो कंस्ट्रिक्टर कौन कौन से, देखें, जब इंजरी होती है, इंजर्ड एंडोथीलियल सेल्स, ठीक है ना, ईटीसी बोलते हैं, इंजर्ड ईटीसी, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये सिक्रेट करते हैं एंडोथेलिन, याद रखें, ये एंडोथेलिन जब आता है ना नीचे, तो ये स्मूथ मसल्स को क्या करता है, स्मूथ मसल्स को ये कंस्ट्रिक्ट करता है, ठीक है ना, कंस्ट्रिक्ट करता है। और याद रखें, ये कंस्ट्रिक्शन फिर लीड करती है वेस्कुलर कंस्ट्रिक्शन में के लिए, ठीक है ना। याद रखें, ये इंजर्ड एंडोथेलियल सेल्स सिक्रेट करते हैं एंडोथेलिन, नॉर्मली ये सिक्रेट नहीं होता। और ये वही एंडोथेलिन है, याद रखें, जिसको कोकेन इनहिबिट करती है, ठीक है ना। कोकेन स्टिमुलेट करती है, ठीक है ना, कोकेन स्टिमुलेट करती है, जिसकी वजह से ये वेजो कंस्ट्रिक्शन कराता है। कोकेन इज़ ए पावरफुल वेजो कंस्ट्रिक्टर, ठीक है ना। मैं आपको एमसीक्यू दिखाता हूँ, ठीक है ना। तो ये देखिए, पावरफुल वेजो कंस्ट्रिक्टर इज कोकेन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ कोकेन इज क्या है, ये देखें, कोकेन इनहिबिट्स नाइट्रिक ऑक्साइड और कोकेन इंड्यूसेस एंडोथेलिन, ठीक है, एंडोथेलिन 1, ठीक है ना, ठीक है ना। तो हमने क्या कहा, कोकेन, वैसे आउट ऑफ द टॉपिक जाके हमने कहा कि कोकेन जो है इसको नाइट्रिक ऑक्साइड को इनहिबिट करती है और एंडोथेलिन को स्टिमुलेट करती है, इसी तरह ये वेजो कंस्ट्रिक्शन कराती है, ठीक है ना। तो होता क्या असल में, कोकेन को छोड़ दें आप, ठीक है ना, ड्यूरिंग इंजरी जो इंजर्ड एंडोथेलियम है ना, इंजर्ड एंडोथेलियल सेल्स, ईटीसी, इंजर्ड ईटीसी बोल दो इसको, दे रिलीज एंडोथेलिन। अच्छा, और ये एंडोथेलिन बाहर आता है, स्मूथ मसल्स को कंस्ट्रिक्ट करता है और जिसकी वजह से वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो कंस्ट्रिक्शन के हमने 3 मैकेनिज्म्स पढ़े, ठीक है। तो याद रखें कि जैसे जब इंजरी होती है तो याद रखें कि यहाँ पे जो एंडोथेलियल सेल्स हैं हमारे एटीसी हैं, एंडोथेलियल सेल्स, दे आर लॉस्ट, वो यहाँ पे यही नहीं है। जब नहीं है तो यहाँ पे क्या होगा, ठीक है ना। तो एंटीकोगुलेंट प्रॉपर्टी भी नहीं होगी और एंटी थ्रोम्बोटिक प्रॉपर्टी भी नहीं होगी, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि जब एंडोथेलियम यहाँ पे थी तो यहाँ से नाइट्रिक ऑक्साइड भी निकल रहा था, प्रोस्टाग्लैंडिन I2 भी निकल रहा था, ठीक है ना, और फॉस्फोडाइस्ट्रेट जो दूसरा क्या था, ADP फॉस्फेटेज भी था, ठीक है, ADP फॉस्फेटेज भी निकल। लेकिन अब देखें, ये एंडोथेलियम यहाँ पे ये इंजरी है, ठीक है ना, ये इंजरी हो गई है, ठीक है ना। तो इंजरी हो गई, ये तीनों चीज़ें भी नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जब नहीं है तो एंटी थ्रोम्बोटिक एक्टिविटी भी लॉस हो गई है और एंटी कोगुलेंट एक्टिविटी भी लॉस हो गई है, यहाँ पे लूज़ हो गई है, ठीक है ना।
ठीक है ना। तो न सिर्फ ये दोनों नाइट्रिक ऑक्साइड पे प्रोस्टासाइक्लिन और एडीपी नहीं होंगे, बल्कि इस एरिया में क्या होगा, हेपारान सल्फेट नहीं होगा, हेपारिन सल्फेट, थ्रोम्बोमोडुलिन नहीं होगा, और भी दूसरे भी जो मैकेनिज्म है वो सारे यहाँ पे नहीं होंगे। तो एंटी थ्रोम्बोटिक एक्टिविटी और एंटीकोगुलेंट एक्टिविटी भी नहीं होगी इस जगह में, इंजर्ड जगह में। ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये देखें यहाँ पे ये इंजरी है, इंजर्ड जगह है, यहाँ पे एंडोथेलियम नहीं है, तो एंटी थ्रोम्बोटिक और एंटीकोगुलेंट प्रॉपर्टी भी नहीं है। होता क्या है कि ये जो एंग्री इंजर्ड एंडोथेलियल सेल्स ये सिक्रेट करते हैं सब्सटेंसेस यहाँ पे। ठीक है ना, ये सब्सटेंसेस सिक्रेट करते हैं, और इन सब्सटेंसेस को हम क्या कहते हैं, इन सब्सटेंसेस को हम कहते हैं वॉन विली ब्रांड फैक्टर। ठीक है ना, वॉन विली ब्रांड फैक्टर। ये वॉन विली ब्रांड फैक्टर क्या करता है, ये यहाँ पे रिलीज़ होता है, रिलीज़ होने के बाद एंडोथेलियल सेल से रिलीज़ होता है, और रिलीज़ होने के बाद यहाँ पे अंडरलाइंग कोलिजन के साथ ये कॉम्प्लेक्स बनाता है। ये देखें वॉन विली ब्रांड फैक्टर, और नीचे कोलिजन आपको नज़र आ रहा है। ठीक है ना, ये देखें ये कोलिजन है। ठीक है ना, ठीक है ना। अब देखें यहाँ पे क्या होगा, इंजर्ड एंडोथेलियल सेल्स, इन्होंने क्या किया, वॉन विलिब्रॉन फैक्टर रिलीज़ किया। वॉन विलिब्रॉन फैक्टर आया और नीचे अंडरलाइंग कोलेजन के साथ इसने बाइंड किया। अच्छा, उसके बाद बाइंड किया, और दूसरा काम इसने क्या किया, वॉन विलिब्रॉन फैक्टर में इस तरह के हुक्स होते हैं। ठीक है ना, ये क्या करता है, ये इस जगह में, ये देखें इस जगह में ये क्या करता है, प्लेटलेट्स को लाके ऐसे पकड़ लेता है। ठीक है ना, ये प्लेटलेट्स को, ये देखें ये प्लेटलेट आके इधर हुक, प्लेटलेट आके इधर हुक। ठीक है ना, तो इसी तरह इस जगह में प्लेटलेट एग्रीगेशन होती है वॉन विलिब्रॉन फैक्टर की वजह से। ठीक है ना, तो इसको आप बिल्कुल इसी तरह समझिए कि जो डाइंग एंडो ETC थे, इन्होंने इनसे कुछ निकला, इस तरह का स्टिकी कुछ निकला, जैसे किसी जानवर को चोट लगती तो खून निकलता है, इसी तरह ये स्टिकी जो कुछ था ये वॉन विलिब्रॉन फैक्टर था। वॉन विलिब्रॉन फैक्टर ने फिर इस तरह, ये स्टिकी था इसलिए इसके ऊपर आके प्लेटलेट्स क्या हो गए, इसके स्टक हो गए। ठीक है, स्टिक हो गए इधर। ठीक है ना, इसी तरह का ही सिनेरियो समझे। ठीक है ना, इसी तरह यहाँ भी हम इस तरह बनाए, ये देखें बेसमेंट मेम्ब्रेन एंडोथेलियल सेल्स, इन्होंने क्या किया, वॉन विलिब्रॉन फैक्टर रिलीज़ किया। ठीक है ना, वॉन विलिब्रॉन तो ऊपर से आ गए कौन, ऊपर से आ गए हमारे एपिथेलियल प्लेटलेट्स। ठीक है, प्लेटलेट्स, ये देखिए ये जो हुक है इससे ये प्लेटलेट्स को पकड़ रहा है। ठीक है ना, ये प्लेटलेट्स हैं विदाउट एनी न्यूक्लियस, जस्ट साइटोप्लाज्म। ठीक है, प्लेटलेट्स, और भी डॉट्स बनाते हैं ताकि प्लेटलेट्स रिप्रेजेंट हो यहाँ पे। ठीक है, ये देखें प्लेटलेट्स। ठीक है ना, ठीक है ना। अब ये जो वॉन विलिब्रॉन फैक्टर एक साइड पे तो ये एक्सपोज कोलेजन के साथ ये स्टिक कर रहा है, दूसरी तरफ क्या कर रहा है, प्लेटलेट्स को स्टिक कर रहा है। ठीक है ना, तो ये गम टाइप है, चीविंग गम है, विंगम। ठीक है ना, चीविंगम। ठीक है ना, विंगम, वॉन विलिब्रॉन। ठीक है ना, याद रखें ये दोज आर इंजर्ड एपिथेलियल सेल्स जो वॉन विलिब्रॉन सिक्रेट करते हैं। ठीक है ना, इंजर्ड एपिथेलियल, ये देखें टूटे हुए गुस्से में होते हैं ये, इसलिए वॉन विलिब्रॉन सिक्रेट करते हैं। ठीक है ना, हर एपिथेलियल सेल चुपके से सिक्रेट नहीं करता। ठीक है, और वॉन विलिब्रॉन फैक्टर गम टाइप होता है, एक तरफ ये कोलेजन के साथ और दूसरा तरफ प्लेटलेट्स को ये स्टिक करता है। ठीक है, ठीक है ना। अब देखें ये लगता कैसा है, कैसे है वॉन विलिब्रॉन फैक्टर प्लेटलेट्स के साथ ये कैसे पकड़ता है प्लेटलेट्स को। याद रखें प्लेटलेट के ऊपर बहुत सारे रिसेप्टर्स होते हैं, ये देखें बहुत सारे रिसेप्टर्स, इन रिसेप्टर्स को कहते हैं GP, ये ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं। ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन 1B। ठीक है ना, ये रिसेप्टर्स ना क्या करते हैं पता है, ये देखें वॉन विलिब्रॉन इधर आता है और आके लगता है इधर। ठीक है ना, इधर आके लगता है वॉन विलिब्रॉन, इधर आके इस तरह लगता है। ठीक है, इधर ऊपर भी ऐसे लगता है वॉन विलिब्रॉन, ऐसे आके इन पे लगता है। ये रिसेप्टर्स जो है ना बहुत ज़रूरी होते हैं। ठीक है ना, इधर प्लेटलेट एडिशन के लिए। ठीक है ना, इसको प्लेटलेट एडिशन कहते हैं। याद रखें कि ऐसे लोग भी होते हैं कि जिनमें ये जो प्लेटलेट तो होते हैं लेकिन ये रिसेप्टर्स नहीं होते, GP1B रिसेप्टर्स नहीं होते। ठीक है ना, इन पेशेंट्स को अगर आप इनकी कैलकुलेट करें, प्लेटलेट्स वगैरह देखें तो वो प्लेटलेट्स नॉर्मल आते हैं, लेकिन फिर भी इनको थ्रोम्बोसाइटोपिनिया जैसे इनका सिचुएशंस क्राइसिस होती है, वो इसलिए है कि इनके ऊपर ये GP रिसेप्टर्स नहीं होते, प्लेटलेट होते हैं, रिसेप्टर्स नहीं होते। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि वॉन विलिब्रॉन फैक्टर हुक करता है, बाइंड करता है कि रिसेप्टर्स के साथ ऑन द प्लेटलेट्स, जिनको हम GP1B प्रोटीन्स कहते हैं, और इसी की वजह से प्लेटलेट्स यहाँ इकट्ठे होते हैं। इसी प्लेटलेट्स को इकट्ठे होने के अमल को हम क्या कहते हैं, प्लेटलेट एडिशन बोलते हैं। ठीक है ना, एडिशन, प्लेटलेट एडिशन। ठीक है, अगर आप डिफाइन करना चाहें, प्रोसेस बाय विच प्लेटलेट्स स्टिक टू अ सरफेस विच इज़ नॉन प्लेटलेट सरफेस। ठीक है ना, इसको कहते हैं क्या,
प्लेटलेट एडिशन, ठीक है ना। अब यहाँ तक तो हमारा प्लेटलेट एडिशन हो गया। अब देखते हैं प्लेटलेट की एक्टिवेशन कैसे होती है। देखें जैसे जैसे ही जब वॉन विलेब्रांड फैक्टर लगता है ना प्लेटलेट के रिसेप्टर्स के साथ, GP1B के साथ, ये देखें GP1B के साथ लगता है, तो ये रिसेप्टर फिर अंदर कैस्केड ऑफ रिएक्शंस कराता है, ठीक है ना। वो कौन से रिएक्शंस हैं? फॉर एग्जांपल अगर आप ये देखें, जैसे ये प्लेटलेट है, ठीक है, ये जब रिसेप्टर पे वॉन विलेब्रांड लगता है ना, तो ये वॉन विलेब्रांड क्या करता है, अंदर फॉस्फोलाइपेज होता है। फॉस्फोलाइपेज के बाद, ठीक है ना, ये होता क्या है कि यहाँ पे शुरू में क्या होता है, वॉन विलेब्रांड फैक्टर रिसेप्टर के साथ लगता है, रिसेप्टर एक्टिवेट होता है, फॉस्फोलाइपेज A2 एक्टिवेट हो जाता है। यहाँ पे जब एक्टिवेट हो जाता है ना, ये फॉस्फोलाइपेज क्या करता है पता है, उसको एराकिडोनिक एसिड को ना किस में कन्वर्ट करता है, ठीक है ना, सॉरी, फॉस्फोलाइपेज को एराकिडोनिक एसिड में कन्वर्ट करता है, ठीक है ना। और एराकिडोनिक एसिड फिर वही पाथवे आपको पता है सारे का सारा, उसके एंड में क्या बनता है, थ्रोम्बोक्सेन A2, ठीक है ना। मैं अभी आपको ये एराकिडोनिक एसिड वाला जो प्रोसेस सारा बताता हूँ पेज पे, ठीक है ना। तो ये देखें यहाँ पे जो प्लेटलेट के अंदर क्या हो रहा है, मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड्स कन्वर्ट हो रहे हैं। शुरू में क्या होता है, वॉन विलेब्रांड फैक्टर प्लेटलेट्स के साथ GP1B के साथ लगता है, वो GP1B लगता है, फॉस्फोलाइपेज A2 को स्टिमुलेट करता है, फॉस्फोलाइपेज A2 फॉस्फोलिपिड्स को एराकिडोनिक एसिड में कन्वर्ट करता है। यहाँ से फिर जो COX-1 पाथवे, ये देखें दो हैं, लॉक्स एंड कॉक्स पाथवे के थ्रू थ्रोम्बोक्सेन A2 बनता है, ठीक है ना, प्लेटलेट्स के अंदर। थ्रोम्बोक्सेन A2 देखें, ये थ्रोम्बोक्सेन A2 के फर्दर फंक्शंस क्या हैं, ये करता है इंक्रीज करता है प्लेटलेट एग्रीगेशन को और इंक्रीज करता है वेस्कुलर टोन को, ठीक है ना। ये जो थ्रोम्बोक्सेन है ना, ये ड्यूरिंग इंजर्ड एंडोथेलियल सेल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन जबकि नॉर्मल जो हेल्दी एंडोथेलियल सेल्स क्या प्रोड्यूस कर रहे थे, प्रोस्टासाइक्लिन्स। ये देखें, ये प्रोस्टासाइक्लिन्स डिक्रीज कर रहे थे प्लेटलेट एग्रीगेशन को। इसका ऑपोजिट फंक्शन ये देखें थ्रोम्बोक्सेन कर रहा है। इसी तरह वेस्कुलर टोन को ये डिक्रीज कर रहे थे, इसका ऑपोजिट फंक्शन देखें थ्रोम्बोक्सेन कर रहा है, ठीक है ना। याद रखें प्रोस्टासाइक्लिन और थ्रोम्बोक्सेन एक दूसरे के एंटी हैं। और दूसरी बात ये कि प्रोस्टासाइक्लिन हेल्दी एंडोथेलियम सिक्रेट करती है, थ्रोम्बोक्सेन इंजर्ड एंडोथेलियम सिक्रेट करती है इन रिस्पांस टू वॉन विलेब्रांड फैक्टर, ठीक है ना। वही बात इधर लिखी हुई है कि ये देखें थ्रोम्बोक्सेन बनता है पूरे साइकिल्स के थ्रू वॉन विलेब्रांड फैक्टर, वो पूरा साइकिल एराकिडोनिक एसिड, और उसके बाद ये थ्रोम्बोक्सेन A2 हमने दोबारा कहा कि ये प्लेटलेट गैदर करता है, और दूसरा क्या करता है, ये वेजो कंस्ट्रिक्टर है। याद रखें इंक्रीज वेस्कुलर टोन का मतलब क्या होता है, वेजो कंस्ट्रिक्टर ही होता है, ठीक है ना। तो थ्रोम्बोक्सेन हमारा वेजो कंस्ट्रिक्टर भी है, ठीक है ना। देखें याद रखें ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि थ्रोम्बोक्सेन A2 इज फाउंड बाय प्लेटलेट्स, ठीक है ना, नॉट एंडोथेलियल सेल्स। जबकि एंडोथेलियल सेल्स जो बना रहे हैं वो प्रोस्टाग्लैंडिन I2 था। थोड़ी देर पहले हमने जब पेज में कहा था कि जो, ठीक है ना, इसको दोबारा क्लियर करते हैं कि थ्रोम्बोक्सेन इज फाउंड बाय प्लेटलेट्स, और जो जबकि प्रोस्टासाइक्लिन्स आर फाउंड बाय हेल्दी एंडोथेलियल सेल्स, ठीक है, याद रखें। अच्छा, उसके बाद ये है कि थ्रोम्बोक्सेन आर फाउंड बाय प्लेटलेट्स ड्यूरिंग इंजर्ड एंडोथेलियम, ठीक है ना। यानी कि जब एंडोथेलियम इंजर होती है ना, तब प्लेटलेट्स थ्रोम्बोक्सेन बनाते हैं, वरना नहीं बनाते, ठीक है ना। और जबकि प्रोस्टासाइक्लिन जो है जो किसी भी टाइम निकलता रहता है हमारे हेल्दी एंडोथेलियम से, ठीक है ना। तो प्रोस्टाग्लैंडिन साइक्लिन और थ्रोम्बोक्सेन एक दूसरे के फंक्शन में एक दूसरे का ऑपोजिट है, ठीक है। प्लेटलेट गैदरिंग इनहिबिटर है, ये प्लेटलेट गैदरर है, ठीक है ना। जबकि ये वेजो कंस्ट्रिक्टर है, ये वेजो डायलेटर है, ठीक है ना। तो ये देखें, ये जो थ्रोम्बोक्सेन है ये प्लेटलेट्स को जमा करता है और प्लेटलेट्स को एक्टिवेट करता है ना इस जगह में, ठीक है। ये देखें प्लेटलेट्स को जमा करता है और प्लेटलेट्स को जमा करता है और एक्टिवेट करता है, ठीक है ना। तो हम जब देखें एस्पिरिन देते हैं ना किसी भी पेशेंट को, हम एस्पिरिन इसीलिए देते हैं कि वो जब इस पाथवे के थ्रू कॉक्स पाथवे को इनहिबिट करती है एस्पिरिन, और इरिवर्सिबली, और क्या करती है वो फिर थ्रोम्बोक्सेन नहीं बन पाता, ठीक है ना। इसीलिए तो फिर प्लेटलेट की एक्टिवेशन भी नहीं हो पाती, ठीक है ना। याद रखें जब हम एस्पिरिन देते हैं, ये देखें ये हमारे एस्पिरिन यहाँ पे मौजूद है, ये इरिवर्सिबल ब्लॉकर ऑफ कॉक्स है, ठीक है ना, COX-1 एंड COX-2, ठीक है ना, दोनों को इरिवर्सिबल ब्लॉक करती है। जब ब्लॉक करती है ना तो थ्रोम्बोक्सेन नहीं बन पाता, जब थ्रोम्बोक्सेन नहीं बन पाता तो प्लेटलेट की एग्रीगेशन भी नहीं हो पाती, ठीक है ना, जिसकी वजह से जो कोरोनरी वेसल डिजीज़ हैं, फॉर एग्जांपल जो MI वगैरह, इन इस तरह की कंडीशंस में हम पेशेंट को एस्पिरिन देते हैं, क्योंकि हम प्लेटलेट्स को दूर रखना चाहते हैं, थ्रोम्बोसिस नहीं कराना चाहते, ठीक है ना।
ठीक है ना। अच्छा, उसके अलावा देखें, एक तो ये हो गया कि जब वॉन विलिब्रेंट फैक्टर लगता है प्लेटलेट्स के ऊपर जो GP1B प्रोटीन से इनके ऊपर, तो प्लेटलेट्स क्या करते हैं, थ्रोम्बोक्सिन A2 सिक्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से और भी प्लेटलेट्स यहाँ पे गैदर हो जाते हैं। एक बात तो ये हो गई, दूसरी वजह कंस्ट्रक्शन होती है, ये बात तो हो गई, ठीक है ना, थ्रोम्बोक्सिन की वजह से। दूसरा ये कि जब वॉन विलिब्रेंट फैक्टर लगता है ना GP1B में, किस पे, GP ग्लाइकोप्रोटीन 1B में, इसको ग्लाइकोप्रोटीन 1B बोल दो, GBB से कन्फ्यूजन होती है, ठीक है। लगता है तो क्या करता है, प्लेटलेट्स एक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है ना। प्लेटलेट्स जब एक्टिवेट होते हैं तो ये फिर ग्रेन्यूल्स सिक्रिएट करते हैं अंदर से, डीप लाइंग जो प्लेटलेट्स के अंदर जो ग्रेन्यूल्स होते हैं ना, ये ग्रेन्यूल्स सिक्रिएट करते हैं। इसको क्या कहते हैं, रिलीज रिएक्शन, ये भी पार्ट होता है, ये भी एक पार्ट होता है, रिलीज रिएक्शन भी पार्ट होता है प्लेटलेट एक्टिवेशन का, ठीक है। प्लेटलेट एक्टिवेशन का पार्ट होता है, ये भी रिलीज रिएक्शन। तो ये ग्रेन्यूल्स बाहर आ जाते हैं, ठीक है ना, प्लेटलेट्स के, ठीक है ना, डीग्रेनुलेशन होती है, ठीक है ना। तो इन ग्रेन्यूल्स में क्या क्या होता है, देखें, इन ग्रेन्यूल में बाकी सब कुछ याद आपको हो ना हो, खासकर दो ग्रेन्यूल्स आपको ज़रूर याद करने चाहिए। एक होते हैं हमारे अल्फा ग्रेन्यूल्स, ठीक है ना, और दूसरे हमारे होते हैं जो है दूसरे ग्रेन्यूल्स होते हैं डेल्टा ग्रेन्यूल्स होते हैं, ठीक है ना। ये देखें, इसको आप ऐसे बनाएं, इसके अंदर आप क्या, ये इनको क्या कहते हैं, D फॉर डेल्टा ग्रेन्यूल्स, ठीक है ना। इनके अंदर क्या होता है, ये सेक, ठीक है ना, ये तो हमारा फेवरेट साइन है ना, आपको पता है ना। ऊपर से फिर इसमें सेक भी आ गया निमोनिक, ठीक है। एस पे एस से क्या आ गया, हमारा सेरोटोनिन आ गया, और उसके बाद ए से क्या हो गया, ADP हो गया, ठीक है ना, ADP सेरोटोनिन। अच्छा, उसके बाद कैल्शियम, ठीक है, सी से कैल्शियम, ठीक है, ठीक है ना। तो इसको इनको हम कहते हैं ना, ये सेक टाइप है, इसे सेक याद रखें, ठीक है। तो ये डेंस ग्रेन्यूल्स भी कहते हैं इनको, ठीक है ना। क्या कहते हैं, डेंस, डी फॉर डेंस ग्रेन्यूल्स, ठीक है ना, डिक इन, ये देखें, ठीक है ना, इसीलिए इनको डेंस ग्रेन्यूल्स। इसके ऊपर फिर सेक्स लगता है जैसे बोलने में, ठीक है। सेरोटोनिन, ADP और कैल्शियम यहाँ से रिलीज होता है, ठीक है। तो ये असल में क्या है, ये डेल्टा ग्रेन्यूल्स हैं, इनको डेंस ग्रेन्यूल्स भी बोलते हैं, और इनके अंदर सेक्स है, एस सेरोटोनिन और ADP और कैल्शियम, ठीक है। और देखा जाए तो ये वैसे सेक जैसा, थैली जैसा लगता है, ये देखें, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये देखें, फिर सेरोटोनिन आगे जाके क्या करेगा, वेजो कंस्ट्रिक्शन करेगा, जिसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। और उसके बाद फिर ADP देखें, ADP क्या करेगा, ADP देखें, ये जो प्लेटलेट्स होते हैं ना, प्लेटलेट्स आर सेंसिटिव टू ADP, ठीक है ना, ये बात याद रखें। इसको हम कैसे याद रखेंगे, ये हमने कहा था ना, ये प्लेटलेट के अंदर ये अल्फा ग्रेनुल, डेल्टा ग्रेनुल, ठीक है। तो ये प्लेटलेट है, ठीक है ना, प्लेटलेट है, ठीक है, प्लेटलेट उसके बाद आया इसमें क्या हो गया, इसमें डेल्टा ग्रेन्यूल्स हमने बना लिए, ठीक है ना, ये सेक्सी डेल्टा ग्रेन्यूल्स, जिनको हम क्या कहते हैं, डेंस ग्रेन्यूल्स भी बोलते हैं, ठीक है ना। ये देखें, इस तरह डेंस ग्रेन्यूल्स भी बना लिए, लेकिन इसमें फिर हमने देखा साथ में अल्फा ग्रेन्यूल्स भी हैं, ठीक है। फिर हमने देखा कि इसमें ऐसी सेक्स है, सेरोटोनिन, ADP और कैल्शियम। हमने देखा कि सेरोटोनिन वेजो कंस्ट्रिक्टर कराता है। और देखें, याद रखें कि ये जो डेल्टा प्लेटलेट्स हैं, प्लेटलेट्स हमारी P है, हमारी जो P है, दैट इज़ वेरी वेरी सेंसिटिव टू एडिक पेनिस, ADP, ठीक है, एडिक पेनिस, P इज़ सेंसिटिव टू ADP, ठीक है। जैसे ही आपको पता है ना, जैसे ही अगर इस जगह में ADP नज़र आएगा और जो उसके साथ क्या कहते हैं प्लेटलेट, उसके साथ अटैच होगा, तो वो प्लेटलेट एक्टिव हो जाता है, ठीक है ना, एक्टिव हो जाता है। और ठीक है ना। तो होता क्या है कि जब ADP के लिए सेंसिटिव होता है प्लेटलेट, ठीक है ना, तो ADP के लिए सेंसिटिव होता है, तो इसका क्या मतलब है, देखें, जैसे ही कोई प्लेटलेट ADP के साथ लगता है ना, कम्बिनेशन में आता है, ये देखिए, हमने कहा था ना, प्लेटलेट इज सेंसिटिव टू ADP, पुसी इज सेंसिटिव टू डिक एंड पेनिस, ठीक है ना। तो ये जब अटैच होता है, तो होता क्या है कि ये प्लेटलेट देखें, ये सोया हुआ प्लेटलेट है, ये देखें, सो रहा है, ये जैसे ही इसके साथ लगता है तो ये एक्टिव हो रहा है, और इसके रिसेप्टर्स एक्सप्रेस हो रहे हैं यहाँ पे, ये देखें, रिसेप्टर्स, वही रिसेप्टर्स, P वाले रिसेप्टर्स, ठीक है ना, प्लेटलेट रिसेप्टर्स, ये एक्टिव हो रहे हैं, ठीक है ना। और ये स्टार्ट जो है ना, एक्टिवेट भी होता है प्लेटलेट, और एडियन वगैरह भी होती है इसकी, ठीक है ना, ठीक है ना। अब देखें, कोई भी प्लेटलेट जब यहाँ से गुजरा, ये लुमेन है ना हमारी, ये देखें, ये हमारी लुमेन है पूरी की पूरी, ये देखें, ये लुमेन है। कोई भी प्लेटलेट जब यहाँ से, अब यहाँ पे रिलीज़ हुआ है ना, हमने कहा था रिलीज रिएक्शन, यहाँ पे प्लेटलेट डीग्रेनुलेशन हुई है यहाँ पे, तो यहाँ से डीग्रेन्यूल्स में से ADP भी तो होगा। कोई भी प्लेटलेट जब यहाँ से उड़ता उड़ता जब इस जगह में आता है ना, हमने कहा था ना, P इज़ फॉर सेंसिटिव फॉर ADP, ठीक है ना। तो यहाँ पे फिर वो एकदम इसके सारे के सारे रिसेप्टर्स खुल जाते हैं, कौन कौन से रिसेप्टर, वही वाले हैं, ठीक है ना, ये सारे रिसेप्टर खुल जाते हैं और वो एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है ना, प्लेटलेट, ठीक है।
ठीक है ना, याद रखें ये जो हमने बताया ना प्लेटलेट इज सेंसिटिव टू एडीपी एंड फिर ये क्या होता है आगे एक्टिवेट हो जाता है प्लेटलेट। इस जगह में एक और हमारी ड्रग है टिक्लोपिडीन। टिक्लोपिडीन इनहिबिट करती है, किसको इनहिबिट करती है, प्लेटलेट के ऊपर मौजूद जो रिसेप्टर्स होते हैं एडीपी रिसेप्टर्स, उनको इनहिबिट करती है। एडीपी उसके साथ लगता नहीं है और प्लेटलेट लेस जो स्टिकी होता है, लेस एक्टिव हो जाता है। ठीक है ना, टिक्लोपिडीन आपने याद रखनी है। ठीक है ना, तो एडीपी को आप दूसरे लफ्ज़ों में क्या कहेंगे, इट इज़ एन प्लेटलेट एग्रीगेटर यानी प्लेटलेट गैदरर। ठीक है ना, एडीपी भी एक प्लेटलेट एग्रीगेटर है। ठीक है ना, ठीक है ना। अब देखें सेरोटोनिन हो गया, एडीपी का हमने देखा। कैल्शियम जो रिलीज़ होता है ना, कैल्शियम का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कोagulation कैस्केड में, याद रखें। ठीक है ना, तो अब देखते हैं। ठीक है ना, तो होता क्या है कि प्रोटीन्स होते हैं ये कोagulation फैक्टर्स आर इनएक्टिव एंजाइम्स। ठीक है बेसिकली। ठीक है ना, तो होता क्या है कि जो ये जो इनएक्टिव एंजाइम्स हैं एक दूसरे को एक्टिवेट करते हैं, स्टिमुलेट करते रहते हैं। ठीक है ना, फॉर एग्जांपल ठीक है ना 12 क्या करता है, 12 11 को स्टिमुलेट करता है, 11 9 को स्टिमुलेट करता है, 9 10 को स्टिमुलेट करता है। तो इस तरह आगे कोagulation कैस्केड चल रहा होता है। ठीक है, अब कैल्शियम का क्या रोल है। कैल्शियम देखें, अगर ये प्लेटलेट के ऊपर फैक्टर 9 और फैक्टर 10 है फॉर एग्जाम्पल, तो बीच में कैल्शियम आता है, कैल्शियम आके इसको भी पकड़ लेता है और इसको भी पकड़ लेता है, इस फैक्टर को भी, इस फैक्टर को भी। ठीक है ना, ठीक है ना, कहने का मतलब ये है कि प्लेटलेट्स के ऊपर जो है ना कोagulation फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, कोagulation फैक्टर्स अगर इनके ऊपर कोagulation फैक्टर्स फॉर एग्जांपल ये नंबर 9 है फैक्टर, इनके ऊपर नेगेटिवली चार्ज पॉइंट्स होते हैं। ठीक है ना, नेगेटिव चार्ज पॉइंट्स होते हैं। इनको जो फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन के ऊपर स्टिक करने के लिए कैल्शियम की ज़रूरत होती है। कैल्शियम प्लस एक प्लस इधर इनके साथ बाइंड करता है। ठीक है ना, इस तरह कोagulation प्रोसेस चलता है। ठीक है ना, यानी कि कैल्शियम का रोल क्या है, ये पिन करता है ऑन द फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन में किसको, कोagulation फैक्टर्स को। ठीक है ना, ठीक है ना। अब ये नेगेटिव चार्ज ऑफ द ये कोagulation फैक्टर्स क्या होता है पता है, ये होता है इसका ग्लूटामिक एसिड वाली जगह में ग्लूटामिक एसिड होता है इस जगह, इस पार्ट पे। ये असल में जो है ना प्रोटीन्स होते हैं, तो इनमें बहुत सारे अमाइनो एसिड्स होते हैं। ये नेगेटिव चार्ज ग्लूटामिक एसिड ये होता है COOH वाला ग्लूटामिक एसिड। ठीक है ना, याद रखें। ठीक है ना, इसको कहते हैं गेमा कार्बोक्सिलेशन। ठीक है ना, गेमा कार्बोक्सिलेशन। ठीक है, ठीक है ना, तो ये रोल होता है असल में कैल्शियम का, के स्टिक करता है कोagulation फैक्टर्स को। याद रखें कैल्शियम उसी वक्त रोल प्ले करेगा जब कोagulation फैक्टर्स में जो ग्लूटामिक एसिड की जगह में गेमा कार्बोक्सिलेशन हो चुकी हो। ठीक है ना, अगर गेमा कार्बोक्सिलेशन नहीं है तो कैल्शियम का रोल बेकार जाएगा। ठीक है, और गेमा कार्बोक्सिलेशन के लिए कौन रोल प्ले करता है, विटामिन के, याद रखें। ठीक है ना, ठीक है ना, इसको कहते हैं विटामिन के डिपेंडेंट एंजाइम मेक्स कोagulation फैक्टर्स। ये देखिए ये अमाइनो एसिड्स हैं, इट मेक्स कोagulation फैक्टर्स गेमा कार्बोक्सिलेटेड एट ग्लूटामिक एसिड रेजिड्यू। ठीक है ना, ठीक है ना, तो कभी कभी क्या होता है जो विटामिन के वहाँ पे नहीं होता। ठीक है ना, जब विटामिन के की कमी होती है तो जो क्लोटिंग फैक्टर्स तो होते हैं वहाँ पे, लेकिन जो है ये गेमा कार्बोक्सिलेटेड नहीं होते। ठीक है ना, जिसकी वजह से ये समझो कि इसका कोई काम नहीं होता। ठीक है ना, ठीक है ना, तो यही है रोल कैल्शियम का, और कैल्शियम से पहले फिर किसका, विटामिन के का। ठीक है ना, इसीलिए हमारे जो प्लेटलेट्स हैं अपने डेल्टा ग्रेन्यूल से कौन सिक्रेट करते हैं, कैल्शियम सिक्रेट करते हैं। तो ये दिस इज़ वन ऑफ द सिक्रीशंस। ठीक है ना, ठीक है ना, तो ये तो हो गए। ठीक है, सेरोटोनिन वेसोकंस्ट्रिक्शन के लिए एडीपी हमारे सेक से डेंस ग्रेन्यूल से एडीपी हमारे मजीद प्लेटलेट एक्टिवेशन के लिए यानी गैदरिंग के लिए, और उसके बाद कैल्शियम कोagulation कैस्केड में हेल्प के लिए। ठीक है, अब देखें ये तो हो गया ये डेल्टा ग्रेन्यूल्स। अल्फा ग्रेन्यूल्स कौन कौन सिक्रेट क्या सिक्रेट करता है, अल्फा ग्रेन्यूल्स देखें। अल्फा ग्रेन्यूल्स हमारे पास याद रखें, अल्फा ग्रेन्यूल्स के अंदर होते हैं हमारे क्लोटिंग फैक्टर्स। आपको पता है ना, जो सारे के सारे डॉक्टर्स जो हैं वो समझते हैं कि क्लोटिंग फैक्टर्स आर कमिंग फ्रॉम द लीवर, लेकिन याद रखें अल्फा ग्रेन्यूल्स आर फुल ऑफ क्लोटिंग फैक्टर्स। कौन कौन से, स्पेशली फैक्टर 8 हो गया और फैक्टर 5 हो गया और सम अदर्स ऑल्सो। ठीक है ना, तो इनके अंदर होता है अल्फा ग्रेन्यूल्स के अंदर क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं। ठीक है ना, ठीक है ना, इसके अलावा अल्फा ग्रेन्यूल्स में क्या होता है, इसमें फाइब्रिनोजन होता है। ठीक है ना, फाइब्रिनोजन होता है। इसके अलावा क्या होता है अल्फा ग्रेन्यूल्स में, प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर होता है। ठीक है ना,
ये देखें अल्फा ग्रेन्यूल, ठीक है ना। अब देखें प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर का क्या रोल होता है, याद रखें यहाँ पे अगर ये प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर यहाँ रिलीज़ हो रहा है ना, प्लेटलेट के अंदर से इधर है प्लेटलेट्स, जब यहाँ पे रिलीज़ होता है ना प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर, यहाँ पे ये क्या करता है, स्मूथ मसल्स की प्रोलिफरेशन माइटोसिस कराता है, माइटोसिस साथ में फिर वो फाइब्रोब्लास्ट की माइटोसिस कराता है। फाइब्रोब्लास्ट जब ज़्यादा होते हैं तो इस जगह में ज़्यादा कोलेजन बनती है, आपको पता है ना फाइब्रोब्लास्ट में, और ये एरिया सील हो जाता है, ठीक है। मजीद स्मूथ मसल्स बढ़ जाते हैं, फाइब्रोब्लास्ट बढ़ जाते हैं, ठीक है ना, इस जगह में। तो ठीक है ना, तो ये सारे के सारे गेमा ग्रेन्यूल्स जो डेल्टा ग्रेन्यूल जो सिक्रेट कर रहे हैं, अल्फा ग्रेन्यूल जो सिक्रेट कर रहे हैं, इसके पूरे की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे रिएक्शन बढ़ रहा है, ठीक है। होता क्या है, देखें ये आपने कभी कौवे के काएँ सुने, एक कौवे को आप जख्मी करेंगे तो बाकी सारे कौवे आगे कहाँ है, ये वही मामला है। एक जो प्लेटलेट इधर लगता है वो सिक्रेट कर रहा है थ्रोम्बोक्सिन, उसके बाद एडीपी सिक्रेट कर रहा है, वो जब किसी दूसरा प्लेटलेट पर लगता है वो एक्टिवेट होकर एक पूरा एक चाट मसाला बन जाता है यहाँ पे प्लेटलेट्स का, ठीक है ना। तो ठीक है ना, फिर क्या होता है, टाइम टू टाइम यहाँ पे और भी प्लेटलेट्स आके लग जाएंगे, ठीक है ना। ये देखें टाइम टू टाइम आके प्लेटलेट्स और भी लग जाएंगे, ठीक है, ठीक है ना। शुरू वाली जो लेयर थी ना ये वाली प्लेटलेट्स की, इस वाली को हम कहते हैं कि प्लेटलेट एडेशन। उसके बाद रिलीज रिएक्शन होता है, जब रिलीज रिएक्शन होता है उसमें ये सारे के सारे ये देखें ग्रेन्यूल निकल रहे हैं और भी प्लेटलेट्स ये देखें आ रहे हैं। ये देखें ये पहली लेयर को हमने कहा था प्लेटलेट एडेशन, ठीक है। बाकी लेयर ये देखें बाकी प्लेटलेट्स उसके बाद रिलीज रिएक्शन के बाद और भी प्लेटलेट्स आते जाते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। यहाँ पे एक टर्म आती है प्लेटलेट एग्रीगेशन, ठीक है ना, प्लेटलेट एग्रीगेशन। इस प्लेटलेट एग्रीगेशन को क्या कहते हैं, मतलब अगर प्लेटलेट दूसरा प्लेटलेट्स के साथ लगे, जैसे इधर लग रहा है, ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे, इसको हम प्लेटलेट एग्रीगेशन कहते हैं। लेकिन प्लेटलेट एडिशन क्या होती है, ये देखें प्लेटलेट एडिशन क्या होती है, व्हेन प्लेटलेट्स अटैच टू एनी सरफेस दैट इज अदर देन प्लेटलेट, ठीक है, उसको हम प्लेटलेट एडिशन कहते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, ये देखें सबसे पहले प्लेटलेट एडिशन होती है, ठीक है ना, फिर रिलीज रिएक्शन होता है, रिलीज रिएक्शन में ग्रेन्यूल्स रिलीज होते हैं, फिर प्लेटलेट एग्रीगेशन होती है, फिर दोबारा रिलीज रिएक्शन होता है, फिर दोबारा प्लेटलेट एग्रीगेशन होती है, ठीक है, एक चेन चलता है यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसी जो प्लेटलेट एडिशन, उसके बाद रिलीज रिएक्शन और उसके बाद जो प्लेटलेट एग्रीगेशन होती है ना फर्स्ट, उसमें उसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी प्लेटलेट प्लग, प्राइमरी प्लेटलेट प्लग बोलते हैं, ठीक है ना। इसको जो शुरू में एडिशन होती है, उसके बाद शुरू वाली रिएक्शन और सिक्रेशन रिएक्शन और रिलीज रिएक्शन जिसको बोलते हैं, और शुरू वाली प्लेटलेट एग्रीगेशन को प्राइमरी प्लेटलेट प्लग या फिर प्राइमरी हीमोस्टेटिक प्लग भी कहते हैं, ठीक है ना। प्राइमरी इसलिए कि शुरू में बनता है और ब्लीडिंग वगैरह इसमें रुकती है, ठीक है ना, ठीक है ना। देखें जैसे ही प्राइमरी हीमोस्टेटिक प्लग बनता है ना, प्राइमरी हीमोस्टेटिक प्लग, तो इनके ऊपर जो हमारे ये जो प्लेटलेट्स है ना, ये क्या करना शुरू कर देते हैं, ये एक्सप्रेस करना शुरू कर देते हैं प्लेटलेट फैक्टर्स को, ठीक है ना। दे एक्सप्रेस, प्राइमरी प्लग वाले प्लेटलेट्स एक्सप्रेस करते हैं प्लेटलेट फैक्टर्स को, ठीक है ना। ये देखें प्लेटलेट फैक्टर्स कहते हैं। ये प्लेटलेट फैक्टर्स क्या करते हैं पता है, ये क्या करते हैं, कोआगुलेशन को फेवर करते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ से आगे हम पढ़ेंगे कि कोआगुलेशन क्या है, ठीक है ना, ठीक है ना। याद रखें कि ये जो प्लग है ना, ये प्राइमरी प्लेटलेट प्लग, ये लूज प्लेटलेट प्लग है, ठीक है, बेचारा इधर इधर ऊपर ऊपर इस तरह बैठा होता है। इसमें हमने क्या करना है पता है, प्राइमरी प्लेटलेट प्लग के ऊपर हमने फाइब्रिन डिपोजिशन करनी है। फाइब्रिन के ताने बाने जब हम इस पे ऐसे लगाते हैं ना, तो ये लूज प्लेटलेट प्लग मज़ीद लूज़ नहीं रहता, ये लूज प्लेटलेट प्लग टाइट हो जाता है, ठीक है ना। इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, सेकेंडरी प्लेटलेट प्लग, ठीक है। यानी कि प्राइमरी प्लेटलेट प्लग के अंदर फाइब्रिन की चादर बिछा दें, ताने बाने बिछा दें फाइब्रिन के, ठीक है ना, इस तरह के, तो फिर वो सेकेंडरी प्लेटलेट प्लग बन जाएगा, ठीक है ना, ठीक है ना। तो चलें अब देखते हैं कि फाइब्रिनोजन जो है, फाइब्रिन में कैसे कन्वर्ट होता है ऑन द सरफेस ऑफ प्लेटलेट प्लग। इसी को तो कोआगुलेशन कहते हैं, ठीक है ना। कोआगुलेशन की डेफिनेशन हमने क्या कही थी, हमने कोआगुलेशन की डेफिनेशन कही थी व्हेन इनसोल्यूबल फाइब्रिन। ये देखें कोआगुलेशन को हमने कहा था कि प्रॉपर्टी ऑफ प्लाज्मा है, ठीक है ना। इसके बाद डिफाइन कैसे किया था, इज़ अ प्रोसेस बाय विच सोल्यूबल फाइब्रिनोजन इज़ कन्वर्टेड इनटू इनसोल्यूबल फाइब्रिन, ठीक है ना। तो ये हमारा कोआगुलेशन है, ठीक है ना। और ये सोल्यूबल फाइब्रिनोजन टू इनसोल्यूबल फाइब्रिन कहाँ ये कन्वर्ट होता है, ये कन्वर्ट होता है प्राइमरी प्लेटलेट प्लग या फिर प्राइमरी हेमोस्टेटिक प्लग के ऊपर, ये देखिए,
ठीक है, इसी को हम कोआगुलेशन कहते हैं। तो हम चलते हैं कोआगुलेशन की तरफ, ठीक है ना, देखते हैं कोआगुलेशन क्या है, ठीक है ना। तो अब ये देखिए कोआगुलेशन जो होती है ना, दो टाइप्स की, एक्सट्रिंसिक पाथवे, ठीक है, और एक होता है, और कोआगुलेशन का एक होता है इंट्रिंसिक पाथवे, ठीक है ना। तो देखिए एक्सट्रिंसिक कोआगुलेशन हो पाथवे की, एक्सट्रिंसिक पाथवे हो कोआगुलेशन की, या इंट्रिंसिक पाथवे हो कोआगुलेशन की, एंड प्रोडक्ट सेम ही होता है, ठीक है ना। एंड प्रोडक्ट क्या होता है कि फाइब्रिनोजन, कौन सी सोल्यूबल फाइब्रिनोजन को हम क्या करेंगे, इनसोल्यूबल फाइब्रिन में कन्वर्ट करेंगे, इनसोल्यूबल में, ठीक है ना, आई है ये, ठीक है ना। अब देखते हैं कि एक्सट्रिंसिक यार क्या है, क्यों कहते हैं इसको, इंट्रिंसिक इसको क्या है, क्यों कहते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। अब देखिए फॉर एग्जांपल एक बंदे के आर्म से आप ले लें, क्या ले लें, बंदे के आर्म से नीडल पास करके आप ले लें 5 ml ऑफ ब्लड। वो ब्लड अगर आप एक टेस्ट ट्यूब में डाल दें, क्लीन साफ टेस्ट ट्यूब में, ठीक है, वैसे ला के डाल दें इसमें, तो आप क्या ख्याल है, इस जगह में ब्लड कोआगुलेट होगा कि नहीं होगा? डेफिनेटली कोआगुलेशन यहाँ पे होगी, ठीक है ना, ठीक है ना। अब ये जो है ना, ये कोआगुलेशन इस टेस्ट ट्यूब के अंदर, ये कौन सी है आपके ख्याल में, एक्सट्रिंसिक है या इंट्रिंसिक है या एक्सट्रिंसिक है? याद रखें ये इंट्रिंसिक है, ठीक है ना, ये इंट्रिंसिक कोआगुलेशन है, ठीक है ना, ठीक है ना। अब इसको हम वाई वी कॉल इट एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक पाथवे, ठीक है ना। हम असल में कोशिश कर रहे हैं इस वक्त कि एक्सट्रिंसिक क्यों कहते हैं इसको, ये मालूम करें, और इंट्रिंसिक क्यों कहते हैं इसको, ये मालूम करें, ठीक है ना। तो वाई, इसको जब ब्लड यहाँ से निकाला, यहाँ साफ टेस्ट ट्यूब में डाल दिया, तो इस टेस्ट ट्यूब में जो क्लोटिंग होगी उसको हम इंट्रिंसिक कोआगुलेशन क्यों कह रहे हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। तो सवाल ये है, अब देखिए शुरू में जब डॉक्टर्स अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे थे कि कोआगुलेशन को, तो ठीक है ना, वो हमारे डॉक्टर्स परेशान होते थे यार कि बॉडी के अंदर तो ब्लड फ्लूइड फॉर्म में होता है, ठीक है ना, लेकिन हम जैसे इसको निकाल के टेस्ट ट्यूब में डालते हैं, ठीक है ना, टेस्ट ट्यूब में, तो ये कोआगुलेट हो जाता है, ये क्या रोल है, ठीक है ना। तो डॉक्टर्स ने क्या किया, इसको शुरू में समझे वो कि ये मेरे ख्याल से कि ही किसी क्या नाम है, इस टेस्ट ट्यूब में कोई लफड़ा है ना, तो इसको साफ़ कर रहे हैं और साफ़ कर रहे हैं, फिर ब्लड डाल रहे हैं और साफ़ कर, बट स्टिल जितना भी ये साफ़ करें, जितना भी ग्लास चेंज करें, लोहे के उसमें डालें, तो ये क्या करता था, ये फ्लूइड आके इधर आके कोआगुलेट होता था, ठीक है ना। तो ये सारा देख के उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि देयर इज़ समथिंग विद इन द ब्लड, यानी कि ब्लड के अंदर ही कोई ऐसी चीज़ है जो कि कोआगुलेशन करा रही है, क्योंकि हमने बाहर से तो कुछ भी नहीं डाला, और हमारा जो टेस्ट ट्यूब है ये भी हमने लोहे का भी डाला, शीशे का भी डाला, और भी मेटल से उन सब का ट्राई किया, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ब्लड के अंदर ही कोई ऐसी चीज़ है जो कि कोआगुलेशन करा रही है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या किया कि देयर इज़, कहा कि यहाँ पे कोई ब्लड के अंदर ही कोई ऐसा फैक्टर है, ऐसा सब्सटेंस है जो कि क्या करता है, कोआगुलेशन को स्टार्ट करता है और कोआगुलेट कराता है ब्लड को, ठीक है ना, ठीक है ना। उन्होंने उस टाइम इनको क्या कहा, कॉन्टैक्ट फैक्टर कह दिया, ठीक है, कॉन्टैक्ट फैक्टर, सिंपली उसको कॉन्टैक्ट फैक्टर कह दिया उस सब्सटेंस को, ठीक है ना, ठीक है ना। लेटर ऑन क्या हुआ, इसी हैगमैन ने इसको बनाया, ठीक है, हैगमैन ने उसका नाम दिया हैगमैन फैक्टर। हैगमैन ने क्या बनाया, बस हैगमैन ने उसको ऐसे ही हैगमैन फैक्टर का नाम दिया, ठीक है ना, ठीक है ना। बाद में फिर इसको क्या कहा, हैगमैन को क्या कहा हमने कि ये फैक्टर 12 है, ठीक है ना, फैक्टर 12 है ये, ठीक है, हैगमैन फैक्टर। उन्होंने क्या कहा कि जैसे ही जब ब्लड अटैक कांटेक्ट में आता है किसी नॉन एंडोथेलियल सरफेस पे, तो उसकी कोआगुलेशन होती है, ये उन्होंने हाइपोथेसिस दिया शुरू में, ठीक है ना। इसी को फिर उन्होंने क्या कहा कि इंट्रिंसिक, ठीक है ना, इसको इंट्रिंसिक पाथवे कहा, ठीक है। बाद में डिफाइन कैसे किया इसको, इज़ द पाथवे विच लीड्स टू कोआगुलेशन विदाउट एनी एक्सटर्नल सब्सटेंस एडिशन ऑफ एनी एक्सटर्नल सब्सटेंस टू द ब्लड, ठीक है ना, ठीक है ना। यानी कि ये ब्लड की एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, कहा उन्होंने, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है कि जब ये किसी भी इस तरह के सर्कमस्टांसिस में आता है तो ये कोआगुलेट हो जाता है, ठीक है ना। अब देखें एक्सट्रिंसिक पाथवे क्या है, ठीक है ना। एक्सट्रिंसिक पाथवे, अगर मैं आपसे सवाल पूछूं क्या एक्सट्रिंसिक पाथवे की कोआगुलेशन बॉडी के बाहर होती है,
ठीक है ना। तो यस होती है एक्सट्रिंसिक पाथवे के थ्रू, ठीक है ना। तो हमने कहा था ना शुरू में कि डॉक्टर्स ने क्या कहा, ब्लड को निकालने के बाद टेस्ट ट्यूब में डाला, साफ टेस्ट ट्यूब में, फिर भी कोआगुलेशन हुई तो उन्होंने कहा कि भाई इंट्रिंसिक मैकेनिज्म है इसका, ठीक है ना। तो इसको हमने इंट्रिंसिक का नाम दिया, लेकिन बाई चांस हमने बाद में क्या हुआ कि किसी ने इसमें सिट्रेट डाल दिया, ठीक है ना। सिट्रेट जो है एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, नेगेटिव चार्ज है, तो ये फिर नेगेटिव क्या करता है, सिट्रेट कैल्शियम को बाइंड करता है, पॉजिटिव चार्ज कैल्शियम को जब ये बाइंड करता है ना तो कोआगुलेशन डिले हो जाती है, ठीक है ना। कोआगुलेशन कैल्शियम इसके साथ बाइंड होता है, उधर कैल्शियम कैस्केड स्टार्ट नहीं कर पाता, ठीक है। कैल्शियम का रोल तो हमने अभी आपको पहले बताया, ठीक है ना। तो याद रखें कि जब हम एक्सीडेंटली भी स्ट्रेट इसमें डाल दिया गया ना तो कैल्शियम इसमें के साथ बिजी रहा, तो इंट्रिंसिक पाथवे जो होता है ना, इंट्रिंसिक पाथवे ये लॉन्गर पाथवे होता है, इट रिक्वायर्स मोर कैल्शियम, याद रखें इंक्रीज कैल्शियम इसको ज़रूरत होती है। तो जब इन्होंने सिट्रेट डाल दिया, सिट्रेट ने कैल्शियम को बिजी रखा, तो इंट्रिंसिक मैकेनिज्म सारा जो है वो डिले हो गया, ठीक है ना, स्लो हो गया, ठीक है। जब इंट्रिंसिक मैकेनिज्म स्लो हो गया तो डॉक्टर्स बड़े खुश हुए, उन्होंने कहा कि जो बाई एडिंग सिट्रेट एंड बाई रिड्यूसिंग कैल्शियम, डॉक्टर्स ने कहा कि हमने क्या किया है, फेल कर दिया है किसको, इंट्रिंसिक पाथवे को, हमने फेल कर दिया है इंट्रिंसिक पाथवे को, ठीक है ना। अब ऐसा चलता रहा काफ़ी सालों तक। तो एक दिन क्या था कि एक डॉक्टर ऐसे ये टेस्ट कर रहा था, ये वाला टेस्ट, सिट्रेट डाल के कोआगुलेशन को डिले करके, सिट्रेट डाल के कोआगुलेशन को डिले करने वाला टेस्ट कर रहा था। लेबॉर्ट्री में अचानक देखा कि उसने एक चूहा गया है ना, चूहा ऐसे घूमा है उसके सामने, इतना लंबा काला चूहा, ठीक है ना। उसने क्या किया, चूहे को जूती मारी, जो चूहा मर गया। जब चूहा मर गया ना तो उसने उसका ब्रेन खोला, ब्रेन खोलने के बाद उसका ब्रेन टिश्यू कहाँ डाल दिया, इसी टेस्ट ट्यूब में ब्रेन टिश्यू डाल दिया, जिसने उसमें स्ट्रेट डाल दिया था और कैल्शियम को क्या कराया था, कैल्शियम को बिजी कराया था, जिसकी वजह से इंट्रिंसिक फैक्टर फेल कराया था। तो होगा क्या कि इसमें जब ब्रेन टिश्यू डाल दिया तो कोआगुलेशन हो गई, ठीक है ना। तो इसके ऊपर जब उसने जूस टिश्यू डाला तो ब्लड की कोआगुलेशन हो गई, ठीक है ना। इस टाइम ब्लड की कोआगुलेशन हो गई, हालांकि सिट्रेट भी था, ठीक है ना, और इंट्रिंसिक पाथवे भी ब्लॉक था, ठीक है ना, फिर भी कोआगुलेशन हो गई, ठीक है ना। फिर उसने क्या कहा पता है, इफ़ अगर इंट्रिंसिक पाथवे इज़ पैरालाइज्ड, ठीक है ना, और उसमें स्ट्रेट वगैरह ऐड करके इंट्रिंसिक पाथवे इज पैरालाइज्ड, फिर भी अगर आप टिश्यू जूस ऐड कर दें, ठीक है ना, मॉस का, ठीक है ना, तो उसमें तो आप क्या कर सकते हैं, कोगुलेट कर सकते हैं ब्लड को, ये उसने हाइपोथेसिस दी, ठीक है ना। तो फिर लॉर्ड साहब ने इसको क्या कहा, एक्सट्रिंसिक पाथवे का, ठीक है ना, इसको एक्सट्रिंसिक पाथवे का। तो यही पे नाम पड़ गया हमारा क्या, एक्सट्रिंसिक पाथवे और इंट्रिंसिक पाथवे, ठीक है ना। ये पाथवे दोनों के दोनों कोआगुलेटिव पाथवे हैं, लेकिन फाइनल जो रिज़ल्ट होता है ना इनका, फाइनल रिज़ल्ट यही है कि हमने क्या करना होता है, सोल्यूबल फाइब्रिनोजन को इनसोल्यूबल फाइब्रिन में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है ना। अब देखें ये इंजरी है, यहाँ पे अगर सबसे नीचे देखें वॉन विली ब्रांड फैक्टर नज़र आ रहा है आपको, फिर प्लेटलेट एडिशन नज़र आ रही है, फिर उसके बाद ऊपर प्लेटलेट एग्रीगेशन नज़र आ रही है, ये सिस्टम यहाँ पे देखें, वॉन विली ब्रांड फैक्टर, प्लेटलेट्स, उसके बाद और मोर प्लेटलेट्स, ठीक है ना। इंजरी होती है तो आपको पता है इंट्रिंसिक पाथवे भी एक्टिवेट किया जाता है और एक्सट्रिंसिक पाथवे भी एक्टिवेट किया जाता है, याद रखें, ठीक है ना। तो इंट्रिंसिक फैक्टर क्योंकि इसलिए देखें कि जब ब्लड होता है ना, जब ब्लड कांटेक्ट में आता है किसके, इंजर्ड इपिथेलियल सेल के कांटेक्ट में आता है, ये देखें ये इंजर्ड इपिथेलियल सेल है, या फिर यहाँ पे नीचे जो कोलेजन है इसके कांटेक्ट में आता है, ठीक है ना, ये जो कोलेजन है इसके कांटेक्ट में आता है, या फिर जो यहाँ पे एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स हैं, ठीक है, इनके कांटेक्ट में आता है, तो क्या होती है, इंट्रिंसिक मैकेनिज्म स्टार्ट किया जाता है, ठीक है। वो कैसे एक्टिवेट किया जाता है, देखिए कॉन्टैक्ट फैक्टर हमने कहा था ना, याद है, फैक्टर 12 जिसको हमने हैगमैन फैक्टर कहा था, वो एक्टिवेट हो जाता है और कैस्केड स्टार्ट कर देता है, ठीक है ना। इसके अलावा देखिए एक्सट्रिंसिक फैक्टर पाथवे इज़ ऑल्सो स्टिमुलेटेड, यहाँ पे एक्टिवेट किया जाता है। वो कैसे, यहाँ पे कोई माउस का ब्रेन टिश्यू तो नहीं है ना, ठीक है ना, जिस तरह साइंसदान ने टिश्यू टेस्ट ट्यूब में डाला था, यहाँ पे क्या है, जो एक्सट्रिंसिक पाथवे स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना। वो इसलिए कि एक्सट्रिंसिक पाथवे इसलिए एक्टिवेट होता है कि याद रखें, जब हमने जो साइंटिस्ट ने जो माउस का ब्रेन निकाल के इसको क्रश किया था, तो वहाँ से क्या निकला था, टिश्यू फैक्टर निकला था, ठीक है ना, टिश्यू फैक्टर, ठीक है ना। याद रखें यहाँ पे क्या निकल रहा है इस इंट्रिंसिक में, कंटेक्ट फैक्टर, जिसको हमने हैगमैन फैक्टर कहा। यहाँ पे क्या निकलेगा, टिश्यू फैक्टर जब ब्रेन के जब दिमाग से निकाला तो उसको हमने टिश्यू फैक्टर कहा। टिश्यू फैक्टर को हमने बाद में देखा कि उसमें क्या है, थ्रोम्बोप्लास्टिन है,
प्लास्टीन है। फिर बाद में हमने देखा कि थ्रोम्बोप्लास्टीन क्या है, असल में लिपिड्स हैं और ये लाइपोप्रोटीन्स हैं। कुछ लिपिड्स और लाइपोप्रोटीन्स को हम क्या कहते हैं, थ्रोम्बोप्लास्टीन कहते हैं। यही टिश्यू फैक्टर क्या करता है, ये स्टिमुलेट करता है आगे जाके। ये देखें, टिश्यू फैक्टर हो या थ्रोम्बोप्लास्टीन हो, ये लिपिड्स हैं, लिपोप्रोटीन्स हैं इसमें, और ये फिर स्टिमुलेट करता है फैक्टर 7 को। फैक्टर 7 इज़ इन एक्सट्रिंसिक पाथवे, ठीक है ना, याद रखें, ठीक है ना। अब यहाँ पे ब्रेन टिश्यू तो नहीं है ना, माउस का ब्रेन टिश्यू तो नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे हमारा अपना टिश्यू है। जब भी हम किसी अपने सेल्स को मैश करते हैं ना, उसमें से थ्रोम्बोप्लास्टिन निकलता है, जिसको हम टिश्यू फैक्टर कहते हैं। किसी भी जगह पे इंजरी हो तो अब यहाँ पे बिल्कुल उसी तरह मैश हुआ है हमारा टिश्यू, यहाँ पे इस तरह मसल गया है, ठीक है, टिश्यू मसला गया है, जिसकी वजह से जो है ना थ्रोम्बोप्लास्टिन या फिर टिश्यू फैक्टर रिलीज़ हुआ है। और यही थ्रोम्बोप्लास्टिन और टिश्यू फैक्टर क्या कर रहा है, फैक्टर 7 को एक्टिवेट कर रहा है, और फैक्टर 7 को एक्टिवेट कर रहा है। तो फैक्टर 7 इज़ द जो है ना कंपोनेंट ऑफ एक्सट्रिंसिक पाथवे, ठीक है ना। तो एक्सट्रिंसिक पाथवे एक्टिवेट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। याद रखें, यहाँ पे एंडोथेलियल सेल इंजरी है ना, तो एंडोथेलियल सेल इंजरी ही ये टिश्यू फैक्टर्स बना रहे हैं, ठीक है ना। इंजर्ड एंडोथेलियल सेल्स जो है ना, इंजर्ड एंडोथेलियल सेल ये टिश्यू फैक्टर रिलीज कर, यही तो हमारा टिश्यू है ना, ठीक है ना, ये भी तो हमारा टिश्यू है। जस्ट लाइक ब्रेन माउस ऑफ द ब्रेन ऑफ द माउस का, ठीक है, की तरह, ठीक, यानी कि यार चूहे के दिमाग की तरह ये भी तो हमारा टिश्यू है, ये भी तो एक टिश्यू है। ये भी जब मसल जाता है तो ये भी सिक्रेट करता है किसको, टिश्यू फैक्टर को। टिश्यू फैक्टर क्या है, थ्रोम्बोप्लास्टिन वही लिपिड्स एंड लिपोप्रोटीन्स को कहते हैं, जो कि आगे जाके फैक्टर 7 को स्टिमुलेट करता है। यार इसमें कोई कन्फ्यूजन है आपको, ठीक है ना। आप इनकी डिटेल देखते हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। सबसे पहले याद रखें कि हमारा जो ब्लड लिवर है, लिवर हमेशा क्लोटिंग फैक्टर्स बनाता जाता है ऑल द टाइम, ठीक है ना, और सर्कुलेशन में थ्रो करता जाता है, ठीक है ना। अब जब क्लोटिंग फैक्टर्स बनाता है तो सबसे पहले क्या होता है यहाँ पे कि जो ब्लड वेसल है इसमें अगर इंजरी है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये देखें, इस पूरे डायग्राम को हमने शॉर्ट करके सिर्फ एक वॉन विली ब्रांड लिखा है और साथ में प्लेटल प्लग। यहाँ पे आता है कि कौन आता है, यहाँ पे जैसे आता है हैगमैन फैक्टर, ठीक है ना, हैगमैन फैक्टर XX1-2, ठीक है। ये क्या करता है, ये फिर यहाँ पे टच होने के साथ साथ ये कंटेक्ट फैक्टर है ना, ये कंटेक्ट होता है। हमने बताया था किन किन चीज़ों के साथ ये कंटेक्ट होता है, ये तो ये या फिर ये कोलेजन के साथ, या फिर डेड एपिथेलियल इंजर्ड एपिथेलियल सेल्स के साथ, और या फिर प्लेटलेट्स के साथ टच होके फैक्टर 12 एक्टिवेटेड बन जाता है, ठीक है, ठीक है ना। याद रखें, ये फैक्टर 12 ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है, ऑटोमेटिकली ये एक्टिवेट हो जाता है जब भी, इसीलिए तो इसको कंटेक्ट फैक्टर कहते हैं ना, ठीक है ना। कंटेक्ट फैक्टर कंटेक्ट में आता है तो एक्टिवेट हो जाता है। फिर इंटर्न ये एक्टिवेट किसको करता है, फैक्टर नंबर 11 को, ठीक है ना, फैक्टर 11 को, ठीक है ना। ये फैक्टर 11 को ये क्या करता है, ये फैक्टर 12 इसको एक्टिवेट करता है, एक्टिवेटेड फैक्टर 11 में, ठीक है ना, ठीक है ना। फिर फैक्टर नंबर एक्टिवेटेड 11 क्या करता है, ये एक्टिवेट करता है फैक्टर नंबर 9 को, एक्टिवेट करता है फैक्टर नंबर किस में, 9 एक्टिवेटेड 9 में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है ना। अब उसके बाद देखिए कि फैक्टर नंबर जो 9A, ये 9 है, अच्छा 9A एक्टिवेटेड 9, ये इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोलिपिड। हमने कहा था ना ये 9 फैक्टर 9 हमने प्लेटलेट की मेम्ब्रेन क्या है, फॉस्फोलिपिड ही तो है। इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोलिपिड कैल्शियम, हमने जो डायग्राम बनाई थी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, कहाँ बनाई थी, यहाँ पे बनाई थी, ठीक है ना। ये देखें, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे कैल्शियम हमने बनाया था ऐसे, ठीक है ना। तो ये प्लेटलेट है, प्लेटलेट की मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो ये हो गया कैल्शियम और फॉस्फोलिपिड, और फैक्टर 8 की मौजूदगी में फैक्टर नंबर 9A एक्टिवेट करता है किसको, फैक्टर 10 को, एक्टिवेटेड फैक्टर 10A में कन्वर्ट कर देता है, फैक्टर 10 को एक्टिवेटेड फैक्टर 10A में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है ना, ठीक है ना। फिर फैक्टर 10 क्या करता है, इन द प्रेजेंस ऑफ फैक्टर 10 इन द प्रेजेंस ऑफ, ये लाइन से थोड़ा नीचे गया है लेकिन अब क्या करें, मजबूरी है। फैक्टर 10 इन द एक्टिवेटेड 10 इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम, फॉस्फोलाइपेज, वही सारी चीज़ें, फॉस्फोलाइपेज और कैल्शियम की मौजूदगी में क्या करता है पता है, ये करता है फाइब्रिनोजन को, फाइब्रिन मोनोमर्स प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है ना। ये देखें, फैक्टर 10 ने क्या किया, फॉस्फोलिपिड्स की मौजूदगी में, कैल्शियम की मौजूदगी में क्या किया इसने, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर दिया। अब जो थ्रोम्बिन है ना, थ्रोम्बिन कन्वर्ट करता है फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन मोनोमर्स में, ठीक है ना। ये काटो इसको, थ्रोम्बिन कन्वर्ट करता है किसको, फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन मोनोमर्स में,
मोनोमर्स में, ठीक है ना, ठीक है ना। ये जो फाइब्रिन मोनोमर्स है ये इनसोल्यूबल है, ठीक है, इनसोल्यूबल है। ये फाइब्रिनोजन सोल्यूबल होता था, ठीक है। ये डिपॉजिट, ये फाइब्रिन मोनोमर्स ये यहाँ पे डिपॉजिट होते जाते हैं, ठीक है ना, इन जगहों में डिपॉजिट होते जाते हैं। ये रिएक्शन होता जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा फाइब्रिन यहाँ पे डिपॉजिट होते जाते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा फाइब्रिन इनके ऊपर चढ़ते जाते हैं, प्लेटलेट्स के ऊपर चढ़ते जाते हैं। इसी दौरान थ्रोम्बिन क्या करता है, थ्रोम्बिन स्टिमुलेट करता है थ्रोम्बिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर को भी, ठीक है ना, ठीक है ना। इसके अलावा याद रखें कि थ्रोम्बिन जो प्रोड्यूस करता है ना, ये क्या प्रोड्यूस करता है, एक्टिवेट करता है। एक तो थ्रोम्बिन ने क्या किया, फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन प्रोड्यूस किया ना। दूसरा थ्रोम्बिन क्या करता है, दूसरा क्या करता है, ये एक हो गया, ठीक है। दूसरा क्या करता है, दूसरा हमने थोड़ा सा इधर करके बनाया। दूसरा ये करता है कि जो थ्रोम्बिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर है ना, इसको फैक्टर 13 भी कहते हैं, याद रखें, 1 2 3, ठीक है ना। इसको फैक्टर 13, NJ हैज यूज्ड इट थ्रोम्बिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर वंस एंड देन फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर वंस, फाइंड इट व्हिच वन इज इट, ठीक है। ये फिर क्या करता है, थ्रोम्बिन की मौजूदगी में एक्टिवेटेड TSF में कन्वर्ट हो जाता है। एक्टिवेटेड TSF क्या करता है पता है, फाइब्रिन मोनोमर्स को के ताने बाने बनाता है। ये फाइब्रिन के मोनोमर्स अगर ये है ना, तो ये जो थ्रोम्बिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर जो है ना, ये इस तरह ताने बाने बनाता है, इस कलर से बनाते हैं, ठीक है ना। इस तरह ताने बनाता है और उसको और भी स्ट्रॉन्ग कर देता है, ठीक है ना। ये देखें, ठीक है, ठीक है ना। तो ये क्रॉस लिंकिंग करने में मदद करता है। कौन करता है, फैक्टर 13 जिसको TSF भी बोलते हैं, और ये भी थ्रोम्बिन की वजह से ही स्टिमुलेट होता है, ठीक है ना। बल्कि थ्रोम्बिन ये रो इधर लाके अगर इसको इधर लाओ तो ये और भी अच्छा है, ठीक है। इस तरफ से भी ला सकते हो, ठीक है ना। अब ये क्या है कि इसके ऊपर इस तरह का मेश वर्क बना होता है, ठीक है ना। इस तरह का ये वाला मेश वर्क आप इधर लेके आओ तो स्ट्रॉन्ग मेश वर्क बनता है, ठीक है ना, ठीक है ना। याद रखें, इस तरह का ताना बाना न सिर्फ ऊपर होता है, अंदर भी होता है, पूरा ओवरऑल, ठीक है ना। इस तरह का ताना बाना होता है, इसको हम कहते हैं सेकेंडरी प्लेटलेट प्लग, ठीक है ना, सेकेंडरी होम्योस्टेटिक प्लग, ठीक है ना। तो ये तो था इंट्रिंसिक मैकेनिज्म। अब याद रखें, यहाँ से कांटेक्ट फैक्टर चलो हो गया, टिश्यू फैक्टर भी तो प्रोड्यूस हुआ था, हमारी इंजर्ड इपिथेलियल सेल्स, इंजर्ड प्लेटलेट्स, इंजर्ड ये एरिया, इससे टिश्यू फैक्टर प्रोड्यूस हुआ था। टिश्यू फैक्टर क्या करता है, एक्सट्रिंसिक पाथवे को ठीक है ना, ये स्टिमुलेट करता है, ठीक है ना। अब जो टिश्यू फैक्टर जाएगा पहले फैक्टर 7 को ये स्टिमुलेट करेगा, ठीक है ना। टिश्यू फैक्टर 7 को स्टिमुलेट करेगा। कैसे, यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ से टिश्यू फैक्टर निकला, ठीक है। टिश्यू फैक्टर निकलने के बाद इसको कैसे ले जाएं यार, इसको ले जाएं आप इस तरह इधर लेके आए। टिश्यू फैक्टर निकला, इसने क्या किया, फैक्टर 7 को XII को इसने क्या किया, XII को XII एक्टिवेटेड में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है ना। ये इसके यानी कि फैक्टर 7 एक्टिवेटेड, ठीक है ना, यानी कि 7 को 7A में कन्वर्ट कर दिया, किसने, टिश्यू फैक्टर ने। टिश्यू फैक्टर कहाँ से आया था, टिश्यू फैक्टर आया था प्लेटलेट की इंजरी की वजह से, ठीक है ना, प्लेटलेट जो एंडोथेलियल सेल्स की इंजरी की वजह से, ठीक है ना, ठीक है ना, या फिर दूसरे टिश्यू से भी टिश्यू फैक्टर निकल सकता है, ठीक है ना। अब ये जाएगा जाके क्या करेगा, 7 को एक्टिवेट करके एक्टिवेटेड 7 कराएगा। एक्टिवेटेड 7 के दो फंक्शंस हैं, यहाँ पे मैं ग्रीन से लिखता हूँ, देखें, एक्टिवेटेड 7 दो फंक्शंस करता है। एक, या तो ये फैक्टर 9 को एक्टिवेट करता है, या तो नहीं ये करता भी है, ठीक है, ये एक फैक्टर 9 को भी एक्टिवेट करता है, और दूसरा काम ये करता है कि ये फैक्टर 10 को भी एक्टिवेट करके फैक्टर 10 एक्टिवेटेड में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद वहाँ से फंक्शन चालू हो जाता है कोई एक्सट्रिंसिक पाथवे का, ठीक है ना, ठीक है ना। तो इसको आप ऐसे याद रखेंगे एक्सट्रिंसिक पाथवे को कि फैक्टर 7 सबसे पहले एक्टिवेट होता है, 7S वो एक्टिवेट करता है 10 को और 9 को, ठीक है ना, 7 9 10। ये क्या है, 7 9 10 क्या से क्या आपको क्या याद आता है, अक्सर न्यूक्लियस ट्रैक्टस सोलिटेरियस याद आता है, ठीक है ना। तो 7 क्या करता है, 10 और 9 को एक्टिवेट करता है, ठीक है ना, है ना। याद रखें, एक्सट्रिंसिक पाथवे जो होता है, जो टिश्यू फैक्टर की वजह से रिलीज एक्टिवेट होता है, ये, या फिर इसको क्या कहते हैं, टिश्यू फैक्टर को थ्रोम्बोप्लास्टिन, याद रखें ये थ्रोम्बोप्लास्टिन है, ठीक है ना। ये एक्सट्रिंसिक पाथवे क्या होता है, ये शॉर्ट होता है, ठीक है ना, और क्विक होता है। इंट्रिंसिक पाथवे लंबा होता है और स्लो होता है, ठीक है ना। इसी थ्रोम्बोप्लास्टिन यानी कि टिश्यू फैक्टर के बारे में MCQs आते हैं, टिश्यू फैक्टर या फिर थ्रोम्बोप्लास्टिन के बारे में देखें कि ये देखें, यहाँ पे एक MCQ आपको नजर आएगा कि DIC ड्यू टू थ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है ना।
ठीक है ना। अब ये ताने बाने इसके ऊपर प्लेटलेट्स के ऊपर गए हैं, तो ये क्या बन रहा है अभी, सेकेंडरी प्लेटलेट प्लग बन गया है। ठीक है ना, सेकेंडरी प्लेटलेट प्लग। अब ये बहुत टाइट हो गया और ब्लीडिंग पॉइंट, यहाँ से ब्लड, ये हमारी वेसल थी ना, ठीक है ना, इसमें ब्लड नहीं निकल रहा। ठीक है ना, सेकेंडरी प्लेटलेट प्लग बन चुका है, इसको सेकेंडरी हेमोस्टेटिक प्लग भी बोलते हैं। ठीक है ना। अब देखिए सारे का सारा एक बार रिपीट करते हैं, याद रखें। अब देखिए सबसे पहले हमारी हो गई एंडोथेलियम इंजरी। ठीक है ना, यहाँ पे इंजरी हो गई, फॉर एग्जाम्पल इधर ही का दो। ठीक है ना, इंजरी हो गई। ठीक है, ठीक है ना। ये एंडोथेलियम इंजर होने से पहले हेल्दी थी। ठीक है ना, हेल्दी थी, यहाँ पे इसको लगी इंजरी। हेल्दी थी तो ये क्या थी, एंटी थ्रोम्बोटिक और एंटी कोआगुलेंट थी। ठीक है ना। अब ये क्या हो गई है, प्रो कोआगुलेंट हो गई है, और क्या हो गई है, प्रो प्लेटलेट एग्रीगेशन, प्रो प्लेटलेट एग्रीगेशन हुई है। ठीक है, ये इंजर होने के बाद। ठीक है ना। ठीक है ना। फिर आता है वॉन विल्ब्रांड फैक्टर। वॉन विल्ब्रांड फैक्टर प्लेटलेट्स को एडियर करने की कोशिश करता है। फिर एडियरेंट, इसको क्या कहते हैं हम, प्लेटलेट एडियन। यहाँ पे क्या होता है, रिलीज रिएक्शन होता है बहुत सारे, जो अल्फा और जो डेल्टा, अल्फा और डेल्टा रिएक्शन, जो क्या कहते हैं, इसको कहीं गलती से गैमा ना कह देना, ये डेल्टा है। ठीक है, ये डेंस, ठीक है ना, या डी से याद रखें, ये डेल्टा है। ठीक है ना, अल्फा और डेल्टा है। ठीक है, ये फिर रिलीज रिएक्शन करते हैं, बहुत सारे ग्रेन्यूल्स यहाँ पे सिक्रेट होते हैं। ठीक है ना। ठीक है ना। फिर ये ग्रेन्यूल्स के जो प्रोडक्ट्स हैं वो और ज़्यादा प्लेटलेट गैदरिंग करते हैं, और ज़्यादा क्या करते हैं, वेजो कंस्ट्रिक्शन करते हैं ये ग्रेन्यूल्स। ठीक है ना। ठीक है ना। जब इसमें एडियन के ऊपर और भी प्लेटलेट्स आते हैं तो इसको प्लेटलेट क्या कहते हैं हम, प्लेटलेट एग्रीगेशन। प्लेटलेट एग्रीगेशन जब होती है तो उसके बाद क्या बनता है, प्राइमरी प्लेटलेट प्लग बनता है, या जिसको हेमोस्टेटिक प्लग भी बोलते हैं। ठीक है ना, ये हो गया। असल में ये इतनी जल्दी नहीं होता, देखें सबसे पहले एडियन होता है, फिर रिलीज रिएक्शन होता है, एडियन होता है, उसके बाद एग्रीगेशन होता है, एग्रीगेशन के बाद रिलीज रिएक्शन, फिर दोबारा एग्रीगेशन होता है, फिर रिलीज रिएक्शन, फिर दोबारा एग्रीगेशन, फिर रिलीज रिएक्शन, जाके प्राइमरी हेमोस्टेटिक प्लग बन जाता है आखिर में। ठीक है ना। प्राइमरी प्लग के बाद एक्सट्रिंसिक पाथवे एक्टिवेट हो जाता है और इंट्रिंसिक पाथवे एक्टिवेट हो जाता है। अल्टीमेटली इसका क्या होता है कि फाइब्रिन डिपोजिशन होती है ऑन द फाइब्रिन डिपोजिशन ऑन प्राइमरी प्लेटलेट प्लग। ठीक है ना, इसी फाइब्रिन प्लस प्राइमरी प्लेटलेट प्लग को हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी प्लेटलेट प्लग। ठीक है, ठीक है ना। याद रखें, अगर सेकेंडरी प्लेटलेट प्लग बड़ा हो, क्वाइट बिग, और अगर ये हो सर्कुलेशन के अंदर ही, तो इसको हम क्या कहते हैं पता है, इसको हम थ्रोम्बस कहते हैं। ठीक है ना, थ्रोम्बस की डेफिनेशन है ये। ठीक है, थ्रोम्बस असल में क्या है, एक सेकेंडरी प्लेटलेट प्लग है जो सीवीएस के अंदर मौजूद है। ठीक है, ठीक है ना। अगर यही थ्रोम्बस अगर आउटसाइड ऑफ द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, आउटसाइड सीवीएस है, तो इसको हम कहते हैं क्लॉट। ठीक है ना। ठीक है, यहाँ पे एक बात याद रखें कि प्रोथ्रोम्बिन को फैक्टर 2 भी बोलते हैं। ठीक है ना, ये फैक्टर 2 है, याद रखें। फैक्टर 10A जो है ना, फॉस्फोलाइपोज और कैल्शियम प्लस फैक्टर 5 की मौजूदगी में, फैक्टर 5 की मौजूदगी में प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है। ठीक है ना। ठीक है ना, याद रखें। यहाँ तक हमने क्या किया, प्लेटलेट्स एंड कोआगुलेशन हमने यहाँ पे किया, डी किसके साथ किया, कहाँ किया, DIC के साथ। ठीक है ना। यहाँ से नेक्स्ट वहाँ से, ठीक है ना, जो YME2 है, YME2 की 40+ से आगे हम कहाँ करेंगे, 40+ से आगे हम करेंगे, वी विल डू इन, ठीक है ना, हम करेंगे MCQ नंबर 53 पेज 271 के साथ। ठीक है ना, सिर्फ 10 मिनट रहते हैं मेरे ख्याल से, 40 से आगे 10-15 मिनट वो हम कर लेंगे। वो भी उसमें भी मोस्ट ऑफ द अच्छी, उसमें क्या है कि उसमें डिस्कस किया गया है कि थ्रोम्बस जो है, थ्रोम्बस का फेट क्या है। ठीक है ना, ये डिस्कस किया गया उसमें। ठीक है, और इसके अलावा वही जो बातें 9-10 को कैसे एक्टिवेट करता है, इस तरह का बेड के ऊपर जो है ना, इस तरह की वो है, स्केच टाइप को बना रहे हैं, वो बहुत मज़ेदार है, वो हम करेंगे उधर। ठीक है, तो ठीक है ना। तो क्या प्लेटलेट्स एंड कोआगुलेशन की YME2 की 40 मिनट से आगे हम कहाँ करेंगे, इस MCQ में का, किस में, 53 MCQ 53 पेज 271 के साथ। ठीक है ना। अब हम यहाँ पे देखें कि डी डाइमर्स का कंसेप्ट आया हुआ है। ठीक है ना, ये देखें, मेन डायग्नोस्टिक फीचर ऑफ DIC इज प्रेजेंस ऑफ डी डाइमर्स। तो हम देखते हैं ये डी डाइमर्स क्या चीज़ है। ठीक है,